कितनी सेल आती होगी उस टाइम पे? वीक की सेल 1 करोड़ की, हफ्ते की 1 करोड़ हफ्ते की की सेल, बिल्कुल मतलब महीने की 4 करोड़ और साल की हो गई लगभग 48 करोड़ की सेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने पैसों से शुरुआत करी पूरी ये बिजनेस की? सिर्फ 10,000 रुपये लेके मैं और मेरा भाई मार्केट में गए थे। सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जी, से? बिल्कुल 10,000 की इन्वेस्टमेंट से। अभी इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा वक्त आया कि यार अब लगाओ कि अब ब्रांड नहीं चल पाएगा, इसको बंद करना पड़ेगा? का जो प्लेटफॉर्म था वो बैन हो गया था। The Indian government has decided to ban 59 और वहाँ पे बिल्कुल मतलब जीरो पे आ गए थे दोबारा। कहाँ मिला ये नाम? मतलब कोई बुक में दिखा? कौन सी बुक में? जो हमारी बेसिकली मुस्लिम्स की बुक होती है कुरान, उसमें से मतलब मैंने उठाए थे। आज 2026 में एक ब्रांड के लिए सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? आज के टाइम पे लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब का मतलब इसका सहारा नहीं ले रहे तो फिर आप कर ही क्या रहे हो। और हम लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे। फिर उस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस भी हो गया था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। हमने दोबारा से समझ लो 2020 में जो मीशो पे स्टार्ट किया वो समझ लो दोबारा से स्टार्ट किया है, जीरो से बिल्कुल। लोग कहते हैं फैशन में ब्रांड बनाना मुश्किल है, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सिर्फ बैग बेच के महीने की 50 लाख रुपए की सेल की है, वो भी सिर्फ अकेले ई कॉमर्स के दम पे। सो वेलकम करते हैं शदान, जालिका फैशन के फाउंडर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, फिलहाल एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कभी ऐसे आपके सामने आके बैठ के इंटरव्यू दूंगा। तो इस अच्छे एक्सपीरियंस को और उम्दा बनाते हैं और लोगों के लिए बहुत पावरफुल लेसन लाने वाले हैं। और आई डोंट इवन नो कि कितनी ज़्यादा चीज़ें लोगों को सीखने वाले हैं जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। आई एम होपिंग कि आफ्टर द एंड ऑफ द पॉडकास्ट उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में ई कॉमर्स में बिजनेस बनता कैसे है। तो शदान, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ कि ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्या करा आपने, कैसे दिमाग में आइडिया आया? मेरा नाम शादान है और मेरे ब्रांड का नाम जालिका है। बेसिकली मैं लेडीज़ बैग्स को मैन्युफैक्चर करके उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और जियो मार्ट एक्सेट्रा सारे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। और मेरी जर्नी की शुरुआत एक्चुअली 2018 में हुई थी। मैं स्नैपडील के वेयर हाउस में जॉब करता था। जब वहाँ से वो वेयर हाउस बंद हुआ तो बंद होने के बाद काफ़ी टाइम तक मैंने स्ट्रगल किया, मैं काफ़ी दिन खाली हो गया। फिर मैंने ई कॉमर्स में मुझे जॉब मिली दिल्ली में रजौरी गार्डन में। वहाँ पे जो सेलर के पास जब मैंने काम स्टार्ट किया तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो एकदम मतलब कैसे आइडिया आया कि यार ये कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ? मतलब लोगों को होता ना यार कि ये जो कर सकता है शायद मैं नहीं कर सकता, यही है इसके पास एक अलग टैलेंट है जो शायद मेरे पास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली लगा, मैं वहाँ पे था, मैंने देखा सारा काम ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने अपनी जीएसटी वगैरह अप्लाई करी खुद से ही और मैंने 2018 में स्टार्ट कर दिया था बिजनेस अपना। 2018 में? जी। मतलब अगर कैलकुलेट करें तो 8 साल पहले स्टार्ट कर दिया हाँ, लगभग। बिल्कुल बिल्कुल 8 साल पहले। जी। और मतलब ठीक है, चलो देख कर तो आइडिया आ गया, बट यार मतलब यही क्यों लगा कि यार यही करना है? मतलब वो जो जहाँ पे काम करते थे वो क्या बेचते थे बेसिकली? उनकी पावर बैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग थी और वो चाइना से मोबाइल एसेसरीज को इंपोर्ट करते थे। जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी इस जर्नी की वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी से हुई थी। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में था मैं। तो आप किसी सेलर के पास काम करते थे? हाँ हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे वो लोग पावर बैंक की मैन्युफैक्चरिंग करते थे बिल्कुल। और बेचते कहाँ थे? वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सारी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन, स्नैपडील, शॉपक्लूज, उस टाइम पे काफ़ी सारी वेबसाइट थी, क्लब फैक्ट्री भी थी उस टाइम पे। इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे सेल करते थे वो भी। कितनी सेल आती होगी उस टाइम पे? उनकी सेल अगर मैं बताऊं, हफ्ते की सेल, वीक की सेल 1 करोड़ की आराम से। हफ्ते की 1 करोड़ हफ्ते की सेल, बिल्कुल। मतलब महीने की 4 करोड़ और साल की हो गई लगभग 48 करोड़ की सेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार दिमाग में डर नहीं लगा कि यार ये कर रहा है, बहुत पैसा लगेगा, बहुत दिमाग लगेगा, शायद मैं नहीं कर सकता, फेल हो जाऊंगा, लॉस हो जाएगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा? हजार क्वेश्चन आते हैं जब कोई इंसान शुरू करता है। नहीं, क्वेश्चंस तो मेरे दिमाग में भी आए थे, बट मेरे अंदर एक वो चीज़ थी कि अगर या तो मैं पूरी ज़िंदगी जॉब ही करता रहूँ या तो मैं अपना एक स्टेप बढ़ा के, हो सकता है आगे मेरे लिए कुछ बेटर हो जाए। तो मैंने अपना स्टेप बढ़ाया और धीरे धीरे स्लोली वो एक जो मेरा मतलब काम था वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आया। एकदम तो कुछ नहीं होता, टाइम तो मुझे भी काफ़ी लगा था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी, बट वो धीरे धीरे सारा कुछ मैनेज हो गया। तो 2018 में आपने जॉब छोड़ी? और ये नहीं, जॉब नहीं छोड़ी सर, मैंने जॉब नहीं छोड़ी। मैंने जॉब ना छोड़ के अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के काम करता था और जॉब के बाद घर पे पहुंचने के बाद मैंने डिनर किया और काम पे लग गया। रात में 12-12, 1-1 बजे तक लैपटॉप लेके बैठा रहा, देखता रहा भाई कैसे लिस्टिंग्स करनी है, कैसे सेल लानी है, कैसे ग्रोथ करनी है, सारी चीज़ें वो
वैसे ही मैनेज करता था। तो 2018 में जॉब के साथ शुरू करा, बिल्कुल। और फिर जॉब कब छोड़ी? जॉब मैंने 2022 में छोड़ी थी, 4 साल बाद। 4 साल बाद। 4 साल बाद ऐसी कितनी सेल आ गई थी जो दिमाग में लगा कि यार अब जॉब छोड़ देना चाहिए? 4 साल में तो सर बहुत अच्छी खासी सेल आ गई थी, जितना हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उससे बेटर सेल। कितनी सेल मतलब? लाइक दिन में 2,500 से 3,000 ऑर्डर उस टाइम पे। उस टाइम पे 2018 से लेके 2020 की जर्नी में थोड़ा सा बीच में दिक्कतें आई थी। जैसे 2018 से 20 में मैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में था। इलेक्ट्रॉनिक में भी हमारे दिन की लाख रुपए की सेल आ रही थी। बट वो दिन बीच में क्या हुआ, जो चाइनीज़ ऐप बैन हुए लॉकडाउन के टाइम पे, तो क्लब फैक्ट्री बैन हो गया। तो वहाँ पे हमारा जो भी जितना भी ऑपरेशन था वो सारा स्टक हो गया, क्योंकि हमारी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई। वो 10-12 लाख रुपए हमारे वहीं पे फंस गए, वो आज तक नहीं मिले हमें। उसके बाद फिर हमने मीशो पे स्टार्ट किया था बैग्स से। तो 22 में जब जॉब छोड़ी, या 22 समझो, 22 को छोड़ते हैं, 20 की बात करते हैं। 2020 में जब काम कर रहे थे तब दिन के कितने ऑर्डर आते थे? 2020 में जब हमने काम स्टार्ट किया था दिन के वही स्टार्टिंग तो 5-10 ऑर्डर ही से हुई थी। और 22 तक ये 2,500-3,000 ऑर्डर आते थे। 2,500-3,000 ऑर्डर, बिल्कुल सर। तो जॉब के साथ कैसे मैनेज करते थे? जॉब के साथ मैनेज मैं ऐसे करता था कि मैं और मेरे बड़े ब्रदर तो जॉब करते थे, हम दोनों लोग। मैं स्नैपडील में था और वो जियो में थे। मेरे 2 छोटे ब्रदर भी थे जिनकी स्टडी कंप्लीट ही हुई थी। तो मैंने जॉब करके देखा कि काफ़ी स्ट्रगल है। सुबह फटाफट उठो 9 बजे और भागो, और शाम को फिर है ना 7-8 बजे वहाँ से निकलो फिर घर। तो मतलब एक माइंड सेट किया था कि चलो मैं तो जॉब कर रहा हूँ बट उनको नहीं करवाऊँगा, उनको बिजनेस करवाना है। तो मैंने एक उनको अकाउंट्स वगैरह बना के दे दिया, उनको सारा कुछ गाइड किया। और काम की शुरुआत तो हम दोनों बड़े भाइयों ने ही करी थी, बट उसको ट्रैक पे लाने वाले मतलब वो दोनों छोटे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसे मैनेज किया, टाइम दिया, और आज उसको वो यहाँ तक लेकर आ गए हैं। उनका पूरा का पूरा सपोर्ट रहा है इस काम में। तो जॉब के साथ डेली के 2,500-3,000 ऑर्डर पैक करना, ये सब करते थे तुम? हाँ बिल्कुल, सब करता था। बहुत मेहनत चाहिए होगी उस टाइम पे। मतलब लाइफ ऐसा लगता होगा कि यार लाइफ कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता नहीं चला। सुबह कब हुई शाम कब हुई कुछ नहीं पता लगता था। इवन कि हमें यही नहीं पता लगता था आज हमने खाना खाया कि नहीं खाया, कब दोपहर हुई कब शाम हुई। खाना हम दोपहर का खाना हम 6 बजे खा रहे हैं, रात का खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, कुछ नहीं पता। तो जॉब क्यों नहीं छोड़ी उस टाइम पे? उस टाइम पे जॉब मैंने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि जॉब से एक सेपरेट इनकम आ रही थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था कि आगे जाके, क्योंकि बिजनेस है, लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा मुझे गारंटीड है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, लॉस भी होता है। तो एक जो मेरी सेपरेट जो इनकम थी उसको मैंने साइड करा, क्योंकि मेरे पास बहुत मोटा वो भी नहीं था, पैसे लगाने के लिए मेरे पे मतलब नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने जो सेपरेट इनकम को साइड में रख के जॉब करी, उन्हीं पैसों को धीरे धीरे मैं उसमें बिजनेस में लगाता गया। तो कितनी सैलरी आती थी जॉब से? उस टाइम पे सैलरी ओनली 20,000 थी, 20,000 रुपये महीने की। 20,000 रुपये महीने की जी जॉब थी उस टाइम पे। हाँ, बट फिर भी लगता था कि यार चल बैकअप के लिए है। ओनली बैकअप के लिए, बैकअप के लिए कुछ बैकअप होना के है। लिए, हाँ। तो कितने पैसों से शुरुआत करी पूरी ये बिजनेस की? शुरुआत में आपको बताऊं तो सिर्फ 10,000 रुपये लेके मैं और मेरा भाई मार्केट में गए थे, और उन 10,000 में से हमने सिर्फ 2,000 के प्रोडक्ट लिए थे। सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से? बिल्कुल 10,000 की इन्वेस्टमेंट से। बस 10,000 से? बस 10,000 से। वो भी 10,000 के प्रोडक्ट नहीं लिए मैंने फर्स्ट टाइम में। अच्छा। प्रोडक्ट सिर्फ 2 से 3,000 के लिए हमने। हाँ। क्योंकि अगर हम 10,000 को वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर देते तो आगे हम क्या करते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था लगाने के लिए। तो 10,000 में भी सिर्फ 3,000 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट? 3,000 की इन्वेस्टमेंट की थी हमने। क्या बात है यार। और 3,000 में कितने प्रोडक्ट लेकर आए थे? 3,000 में हम जो ये मोबाइल एसेसरीज होती हैं, ईयरफोन्स वगैरह, वो उनकी जो वैल्यू थी 80 रुपये से लेके लगभग 200-250 तक की थी। तो हमने क्या करा, कई सारे SQ स्टाइल 5-5 पीस सबके ले लिए, क्योंकि हमें ही पता था, कंफर्म नहीं है कि भाई एक के 50 पीस उठा लो उसकी कल को सेल आएगी, ये तो गारंटी तो पहले से नहीं थी। तो हमने यही करा, 5-5 पीस 3-4 SQ के उठा लिए, और उठा के हम घर ले गए। घर ले जाने के बाद उनको हमने लिस्ट वगैरह करा। फिर धीरे धीरे जिसकी सेल आई वो स्टॉक हमने मार्केट से उठाया फिर। और कहाँ से लाना है कहाँ से नहीं लाना है कैसे पता चला? ये मोबाइल की जो हमारी एसेसरीज की मार्केट है वो मुझे पता था करोल बाग में ही है, दिल्ली में जो सबसे बड़ी मार्केट है। हम सारा जो स्टॉक था करोल बाग से लेकर आते थे उस टाइम। गफ्फार मार्केट? गफ्फार मार्केट से। तो गफ्फार मार्केट में भी कौन सी दुकान से लाना है ये कैसे पता चला? गफ्फार मार्केट में कौन सी दुकान से लाने के लिए हमने काफ़ी धक्के खाए हैं। मार्केट में गए, जिस दिन अगर छुट्टी हुई, जैसे संडे की छुट्टी हुई, संडे को मार्केट खुलती है, मंडे बंद रहती है, और मेरी ऑफिस की छुट्टी संडे को होती थी। संडे को हम दोनों भाई निकल गए मार्केट में, दुकान घूमते रहे कि भाई हमें जो प्रोडक्ट ऑनलाइन के लिए चाहिए वो कहाँ मिलेगा। उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च करी। हम पूरा दिन हमें लग जाता था मार्केट में, या फिर ऑफिस शाम को क्लोज होने के बाद 7-8 बजे के बाद निकल गए मार्केट। तो इसी तरीके से हमने किया। मतलब पापड़ अच्छे से बेले ढंग से? बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से बेले, बढ़िया तरीके से, तब जाके यहाँ पहुँचे? तब जाके यहाँ पहुँचे। बढ़िया है।
ये जालिका नाम दिमाग में कैसे आया? इसके पीछे कोई रीज़न है? नहीं, बेसिकली इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। एक्चुअली हमारी अरेबिक बुक्स में मतलब इसका एक वो है, वर्ड है जालिका। तो बस मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा प्रीमियम सा नाम है और आगे जाके हो सकता है काफ़ी मतलब इस ब्रांड को मैं बिल्ड करके आगे जा सकूं। बाकी इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। इसका मुझे एक्चुअल में उसका मतलब भी नहीं पता था उस टाइम पे। अच्छा, सिर्फ मुझे हाँ वर्ड अच्छा लगा, मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया। कहाँ मिला ये नाम? मतलब कोई बुक में दिखा? कौन सी बुक में? हाँ, जो हमारी बेसिकली मुस्लिम्स की बुक होती है कुरान, उसमें से मैंने उठाया था ना। इसका मतलब नहीं पता? मुझे बाद में पता लगा कि इसका मतलब वो है, मतलब हिंदी में कहेंगे ना वो, ये वो। ओके। इसका कोई वैसा कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने लिया था मुझे इसका मतलब नहीं पता था। जब मैंने अरेबिक को ट्रांसलेट किया, बाद में देखा जब ये रजिस्टर्ड हो गया कि इसका मतलब क्या है, कल को कोई पूछेगा कि इसका मतलब क्या है तो मुझे नहीं पता था। जब मैंने उस पर रिसर्च करी, मैंने अरेबिक को ट्रांसलेट करके हिंदी में देखा तो इसका मतलब खास नहीं है। इसका मतलब ये कि वो, ये वो वाला वो। अच्छा, तो कुरान में आया कि हाँ, जालिका नाम जालिका, से। जालिका। अभी क्या बेचते हो? अभी भी इलेक्ट्रॉनिक बेच रहे हो या नहीं, कुछ? इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी मैंने 2020 में बंद कर दी थी प्रॉपर। फिर उसके बाद एक मेरा फ्रेंड था जिसकी बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो क्लब फैक्ट्री तो बंद हो चुका था और हम लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे। फिर उस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस भी हो गया था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। हमने दोबारा से समझ लो 2020 में जो मीशो पे स्टार्ट किया, वो समझ लो दोबारा से स्टार्ट किया है ज़ीरो से बिल्कुल। बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड की थी, उसने मुझे बैग्स के लिए बोला तो मैंने वही उससे परचेजिंग करी बैग्स की। भाई 5-5 पीस दे दे मुझे, जो जो डिज़ाइन बना रहा है सारे धीरे धीरे उससे लेने स्टार्ट किए और वहाँ पे लिस्ट करे मार्केट प्लेस पे, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे, अमेजोन वगैरह पे। तो बैग इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि दोस्त बेच रहा था, आराम से ट्रेडिंग में कर सकता हूँ। एक्चुअल में क्या था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी तो मुझे सोर्सिंग में हेल्प काफ़ी अच्छी मिल रही थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करने का रीज़न एक था कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बर्बाद तो क्लब फैक्ट्री की वजह से हुआ था, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिटर्न्स आती है, आप सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ मंगाओगे, अगर वो रिटर्न आ गई तो उसको आप दोबारा से नहीं बेच सकते, वो टोटल लॉस है आपका। बैग्स की कैटेगरी ऐसी है, बैग्स एक तो साइज़ फ्री है कैटेगरी, साइज़ की वजह से रिटर्न नहीं आएंगे। और बैग्स बेसिकली अगर कपड़े के हैं, रैक्सीन के हैं, वो रास्ते में डैमेज भी नहीं होंगे। हाँ, वो दोबारा जा सकते हैं कस्टमर तक, टूटेंगे नहीं, टूटेंगे फूटेंगे नहीं, टूट फूट का मतलब कोई खतरा नहीं है इसमें। मेरे को ऐसा लगता है 10 साल की मेरी जर्नी रही है ई कॉमर्स के अंदर, 90% सेलर जो लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में लॉस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में रिटर्न्स आते ही आते हैं। और उसका रीज़न व्हाट आई फील सबसे बड़ा ये है कि सब लोग चाइना से मंगाते हैं और चाइना में बुरी क्वालिटी के प्रोडक्ट ज़्यादा है। एक्चुअल उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मेरे बॉस थे वो इम्पोर्ट करते थे बहुत अच्छे, उस पर आज भी करते हैं, अच्छा, अच्छे लेवल पे। चाइना में जब भी कोई प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है, जो वन टाइम इंडिया में क्वालिटी लैंड होगी, वो क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी। उसके बाद जब वो कफार मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वहाँ जितने भी इंपोर्टर हैं, अगर कोई चीज़ पहली बार 500 की आई है, नेक्स्ट टाइम वो 400 की आएगी, धीरे 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 वो कूड़ा हो जाएगी। वो प्राइस कंपीट करने के चक्कर में खराब क्वालिटी लेकर आएंगे, क्वालिटी खराब कर देंगे बिल्कुल, और खराब लाके वो बिल्कुल जितने भी ऑनलाइन सेलर है वो हो गए परेशान, क्योंकि वो चाइना जा नहीं सकते। वो हाँ वो जाएगी लोकल जितने भी ट्रेडर्स है, होलसेलर है, और वहां से उनको खराब क्वालिटी मिलेगी और जाके जो बाद में होगी रिटर्न्स। हाँ, बाद में उनकी रिटर्न्स बढ़ जाएगी। धीरे धीरे होती है क्वालिटी खराब, एकदम नहीं होती, बट हो ही जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, वो वाले एसेसरीज का ऐसे ही होता है। व्हाट आई फील, अगर इलेक्ट्रॉनिक में ब्रांड बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक में बेचना है, तो आप वो प्रोडक्ट लेकर आओ जो डायरेक्ट चाइना से आए। बिल्कुल, आप डायरेक्ट अगर किसी से डील करोगे या किसी इंपोर्टर से मिल सकते हो, आप किसी इंपोर्टर को अपनी रिकमेंडेशन बताओ कि मुझे ऐसे ऐसे कस्टमाइज़ करवाना है, ठीक है, तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आप कम इन्वेस्टमेंट में तो आप ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मतलब जो रिटर्न्स वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। डायरेक्ट अगर आप लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नुकसान होगा ही होगा। इसमें एक प्रोडक्ट है, आज भी शायद बहुत बड़ा सेल है उस प्रोडक्ट के अंदर, कॉफ़ी फ्रॉथर है, दुनिया बेचती है, और इसमें 2 बड़े ब्रांड है, एक है अगैरो और दूसरा नोवा। अगैरो और नोवा का मैंने खुद मंगा के देखा, क्वालिटी टॉप नॉच होती है। बाकी जितने भी लोग हैं ना, ऑनलाइन अमेजोन पे सेल आती है, आप 1 महीने बाद देख लेना लिस्टिंग हट जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि सबकी खराब क्वालिटी आती है, वो लाते हैं इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट पे सारे वही है जो खराब क्वालिटी लेकर आते हैं, और जो अगैरो नोवा है ये डायरेक्ट बड़े इंपोर्टर्स हैं जो डायरेक्ट चाइना से लेकर आते हैं। एक्चुअल में सर आपको ही पता है, ई कॉमर्स की सेल फोटो पे होती है। हाँ, ठीक है, 10 सेलर हैं, 10 ने सेम फोटो डाल रखी, सेल तो हो जाएगी, क्वालिटी का आने के बाद पता लगता है, रिटर्न्स आएंगे, रिटर्न्स के बाद ही पता लगता है क्वालिटी कैसी है। और आपको पता है अपनी करोल बाग में 90% कॉपी बिकती है। आप चाहे बोट की उठा लो, JBL की उठा लो, और चाहे नोवा की उठा लो,
वहाँ पे बिल्कुल कूड़े के भाव में मिलते हैं। और कॉपी सारी सारी कॉपी कॉपी मिलती हैं, हर ब्रांड की कॉपी आपको जिसकी भी चाहिए हो। पहचाने का कोई कैसे है कि यार ये ओरिजिनल है या ये कॉपी है? उनकी क्वालिटी में मतलब आफ्टर मतलब चेक करने के बाद ही, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे अब तक आपको नहीं पता लगेगा। फर्स्ट कॉपी तो ऐसी ऐसी होती है कि आप नहीं पहचान सकते ऐसे। मतलब अगर मैं ओरिजिनल और कॉपी दोनों सामने रख दूं तो पहचान नहीं सकता मैं? ऐसे नहीं पहचान सकते आप। कमाल है यार। इनफैक्ट मैंने एक ना एप्पल का आईफोन था मेरे पास, तो मैंने वही एप्पल का आईफोन बेसिकली वो क्या था, वो ताइवान का था, मेड इन ताइवान था जी। ओरिजिनल नहीं था। तो मैं देख रहा था कि एक बार ना मुझे किसी ने दिया था, तो मैं कहा बार टेस्ट करते हैं। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू दी एप्पल आई स्टोर। ठीक है, आई स्टोर में मैं गया, एप्पल आई स्टोर के अंदर जाके मैंने उनको कहा कि मेरा ये एप्पल का फ़ोन है, देखो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। एंड यू वोंट बिलीव, वो लोग खुद पहचान नहीं पाए कि यार ये मेड इन ताइवान है। मतलब इतनी एग्जैक्ट सुप्रीम क्वालिटी का वो आईफोन था ना कि बंदा पहचान ही नहीं सकता। अनलेस और अनटिल आप सेटिंग्स में जाके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाके चेक कर लो तो कर लो, वरना पहचान ही नहीं सकता। तो व्हाट आई फेल्ट कि कॉपी इतनी अच्छी क्वालिटी की आने लग गई ना कि बंदा नहीं पकड़ सकता चाहकर भी। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको किसी चीज़ की कॉपी करवानी है, कोई चीज़ 50,000 की आ रही है, 50,000 वाली में 5,000 दोगे तो आपको ही पता है किस टाइप की आपको कॉपी मिलेगी। और 50 में अगर आप 25 दे रहे हो तो वो कॉपी कहीं ना कहीं वहाँ मैच कर जाएगी 90% तक। सिंपल है। और कॉपी भी किस चीज़ की होती है, जो चीज़ थोड़ी सी हाई वैल्यू होती है। अब 100 रुपये वाली चीज़ की तो कोई कॉपी बनवाएगा नहीं 20-30 रुपये में बेचने के लिए। जो थोड़ी सी हाई वैल्यू चीज़ होती है उसकी कॉपी निकलती है। और चाइना से सिंपल है, आप उनको जैसा कस्टमाइज़ करने के लिए कहोगे वो उतनी एक्यूरेट कर देंगे, वो 95% तक कर देंगे, आप नहीं पहचान पाओगे। 95 छोड़ो, मैं तो कहता हूँ भाई 100% कर देते हैं। मतलब जिस लेवल की चाइना में क्वालिटी मिलती है। सो व्हाट आई फेल्ट कि अगर किसी को सच में इलेक्ट्रॉनिक में ब्रांड बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक में ब्रांड बनाना आसान तो बहुत है जी। क्योंकि एक से बढ़कर एक यूनिक प्रोडक्ट आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि आप अगर वो डायरेक्ट चाइना से लेकर आओगे तो क्वालिटी टॉप नॉच होगी। आप जाओगे इंडिया मार्ट से ले आओगे या किसी गफार मार्केट में दिल्ली करोल बाग से ले आओगे, सारी कूड़ा क्वालिटी होगी, थर्ड क्वालिटी मिलेगी आपको, सेल आ जाएगी, बिकेगा बहुत। बट जितनी तेजी से बिकेगा उतनी तेजी से रिटर्न आएगा, उतनी तेजी से रिटर्न सारा रिटर्न आएगा। फिर आपको दिखेगा कि यार महीने में 50 लाख की सेल तो आ गई, 40 लाख के तो रिटर्न आ गए। रिटर्न 40 लाख के आगे, फिर जो स्टॉक आपका रिटर्न आएगा उसको आप दोबारा कस्टमर तक नहीं बेच सकते। वो 100% डेड है बिल्कुल। एक स्क्रैच भी आ गया ना किसी चीज पे, वो दोबारा कस्टमर तक नहीं। और वो इस कंडीशन में आता है ना कि आपका खून जल जाता है बिल्कुल, ऐसे टूटा आपको पता है कि 2018 का स्टॉक मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, मेरे आज भी पड़ा हुआ है, 8 साल बाद भी। 8 साल बाद भी। तो क्यों रखा हुआ है? मतलब कि वो बुरी रातें देखने के लिए, वो अपना टाइम याद करने के लिए कह सकते हो। वो मैंने जो चीजें 300-300 रुपए मिली थी, आज मुझे पता है वो 3 रुपए भी नहीं देगा कबाड़ी वाला। मतलब कितना होगा? लगभग अगर होगा तो 4 से 5 लाख का स्टॉक होगा मेरे। 4 से 5 लाख का आज भी। तो मतलब वो रातों को याद दिलाता है जो मैंने मेहनत करी है, जो रातों को जग के मेहनत करी है वही याद दिलाता है। तो बैग्स में काम करा, तो बैग्स तो बहुत कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है ना, तो फिर बैग ही क्यों चूज किया? कोई रीजन था? रीज़न यही था कि मुझे सोर्सिंग जो बैग्स की थी मेरे लिए बहुत ईजी थी। मेरा फ्रेंड था, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग थी, पूरा सपोर्ट में था कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, स्टार्ट करो। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में डिज़ाइन वगैरह अपने आप दे दी। मुझे ना कोई डिज़ाइनर रखना, ना कोई मुझे मशीन का यूनिट लगाना, मुझे कुछ नहीं करना था। सिर्फ वहाँ से पूरा रेडी पीस लेना और मुझे लिस्ट कर देना था सीधा। और फोटो वोटो भी उसने दी? फोटो काफ़ी सारे के मिल जाते थे, नहीं मिलते थे हम फोटो शूट करवा लेते थे। तो बस उसने मतलब बना बनाया बैग दे दिया विद पैकेजिंग के साथ, ये ले भाई तू उसकी फोटो वोटो बना बढ़िया तरीके से और बेच, स्टार्ट कर दे सेलिंग। तो वो मतलब एक इजी ऑप्शन था कि यार बहुत इजी ऑप्शन था मेरे, इसीलिए मतलब स्टार्ट किया कि दोस्त से बैग उठाया और अच्छी सी फोटो बनाई और लिस्ट करके बेचना चालू करूँ। मतलब फोकस सेलिंग पे रखूँ इंस्टेड ऑफ सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग। उस सब में सोचा ही नहीं, बिल्कुल उस टाइम पे नहीं सोचा। जब फैमिली या दोस्तों को बताया कि मैं बैग का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ तो उनका क्या रिएक्शन था? फैमिली को और दोस्तों को जब बताया तो रिएक्शन तो किसी का कुछ खास नहीं था। किसी को मतलब नहीं लगता था क्या ही करेगा। और जैसे मैं खुद ही देखता था, जब हम लोग स्टार्टिंग में 2-3-4-5 ऑर्डर ही आते थे, तो सबसे बड़ा क्या होता है, लॉजिस्टिक वाले जो होते हैं ना, लॉजिस्टिक वाले स्टार्टिंग में बहुत तंग करते हैं। 1-2 ऑर्डर लेने कोई आते ही नहीं। तो हम भी गली में इधर से उधर 1-2 ऑर्डर लेके जाते रहते थे आगे पीछे उनके, तो सब देखते ही रहते थे, मतलब क्या ही करेंगे। मतलब रिएक्शंस तो किसी के खास नहीं थे कि ऐसी पागलपंती कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी आती होगी, थोड़ी शर्म भी आती होगी यार, मतलब कि मैं लेके जा रहा हूँ। शर्म नहीं आती थी, शर्म आती थी, आज यहाँ नहीं होता, शर्म नहीं आती थी बिल्कुल, कभी नहीं आई शर्म। अगर एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, मतलब धक्के खा रहा हूँ कि यार मतलब यहाँ पे ले जाए, वहाँ पैक करूँ, मतलब कोई लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। अगर लोगों को देखता तो शायद आज यहाँ नहीं होता। तो कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं करा कि शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है? बीच बीच में होता था कि फादर को कुछ पिन मार देते थे कि बस क्या कहते हैं, क्या ही करोगे इससे, मतलब क्या होगा ई कॉमर्स से,
क्योंकि उस टाइम पे क्या था, 2018-20 की अगर बात करूँ, जितनी ई कॉमर्स की अवेयरनेस आज है उस टाइम पे नहीं थी। आप अगर उस टाइम की बात करोगे, आज यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे कि ई कॉमर्स से लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। उस टाइम पे नहीं थी अवेयरनेस। उस टाइम पे वीडियोज़ वगैरह आप देखोगे तो नहीं मिलती थी, 2018-20 की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी को भी मतलब नहीं पता था कि आगे जाके ये इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं या क्या। तो उनको भी यही लगता था कि बस ऐसे ही थोड़े टाइम वेस्ट करके शायद ये गिव अप कर देंगे या कुछ और करेंगे। तो माँ बाप ने कभी रोका नहीं कि ये हाँ, छोड़ बट दे? रोका नहीं, कभी नहीं रोका? रोका नहीं, मुझे कभी नहीं रोका। कि यार ये छोड़, तू नौकरी कर ले या तू ये कर ले, क्यों अपना टाइम एक्चुअल में खराब कर हम रहा लोग है? नौकरी कर रहे थे, बीच में एक आध बार जैसे ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में नहीं आते ऑर्डर, बेसिकली टाइम ही लगता है ऑर्डर आने में। स्टार्टिंग में ना हमें इतनी नॉलेज थी, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं, कोई सिखाने वाले नहीं, कोई नहीं था। जो था मतलब अपने से करना था, जो भी करना है। मुझे जीएसटी लेने में 1.5 महीना लग गया था। 1.5 महीना? 1.5 महीना लग गया था। आज उसमें भी एक दिन में आता है? आज 1 घंटे में जीएसटी आती है। 1 घंटे में आ जाएगा? 1 घंटे में आती है। मुझे 1 महीना लग गया था, क्योंकि करता क्या था, बाहर से जीएसटी लेनी किससे, 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 500 रुपये मांग रहा है। वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देख देख के जीएसटी अप्लाई करा होगा। एक 2 स्टेप वो कर करके तब मैंने जीएसटी लिया। तो मुझे जीएसटी लेने में 1 महीना लग गया था। इंसान शुरू में पैसे बचाता है। इनफैक्ट मेरे लिए, मैं एक सबसे बड़ी लर्निंग देना चाहूंगा यहाँ पे, जो भी वीडियो देख रहा है, अगर ई कॉमर्स शुरू करने वाले हो तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट यार, टाइम के पीछे भागना, पैसे सेव मत करना। बहुत लोग शुरू में करते हैं, जैसे शदान ने करा, और आज भी बहुत लोग करते हैं कि यार ट्रेडमार्क खुद अप्लाई कर दो, जीएसटी खुद अप्लाई कर दो। यार इट टेक्स हार्डली $1000, 1000 रुपये, 500-700 रुपये लगते हैं। आप ये मत बचाओ, आप बिजनेस करने आए हो। आपका गेम है टाइम बचाना, कि अगर मैं 1 महीना जीएसटी या ट्रेडमार्क खुद अप्लाई करके सीखूंगा, अरे उतना टाइम ना आप अपनी मार्केटिंग पे ध्यान दो कि प्रोडक्ट कहाँ से ले आऊँ, कहाँ से क्या करूँ। छोटे मोटे पैसे बचाओगे ना तो आप टाइम खराब करोगे। और बिजनेस की जो रियल पहचान है वो टाइम से होती है। आपकी लड़ाई टाइम से है, पैसों से नहीं है। छोटी मोटी कॉस्ट छोड़ दो। अगर बात है 10,000 20,000 बचाने, तो हाँ यार शुरू में स्टार्टिंग कर रहे हो तो वहाँ ध्यान रखो। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट कि पैसे ज़्यादा बचाने हैं या टाइम ज़्यादा बचाना है। तो इस हिसाब से अपनी सिचुएशन को देख लेना। जहाँ लगता है टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वहाँ टाइम बचाओ, जहाँ लगता है पैसे बचाने हैं वहाँ पैसे बचाओ। क्या लगता है आपको इस बात पे? सर ये भी सिचुएशन को देख के हो सकता है, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इस पर डिपेंड नहीं था पूरा। मुझे तो 1 महीने पहले स्टार्ट करना है, 1 महीने बाद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं जॉब कर ही रहा था। मैंने ऐसा नहीं करा कि मतलब जॉब छोड़ दिया, पूरा का पूरा इस पर डिपेंड हो गया। और डिपेंड होने के बाद तो मुझे मतलब कुछ होने, हाँ अगर मैं जॉब छोड़ के पूरा का पूरा डिपेंड हुआ था तो मुझे जल्दी रहती कि भाई मैं आज कुछ वही सिचुएशन बेस्ड है ये, सिचुएशन बेस्ड है ये कि आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है। अगर आपके पास अच्छा एक कैपिटल है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो आप टाइम को अहमियत ज्यादा दो। वही प्रॉब्लम है, लोग आज भी ना मतलब पैसे तो बचाते हैं, मतलब वो चीज ठीक है, बट बहुत बार ना वो टाइम बहुत खराब कर देते हैं। पैसे आप जिस जगह पे बचाने चाहिए वहां पे बचाओ। ये 1500 मेरे मतलब जो, अगर आज मैं बताऊं, अगर आज को देख के बताऊं तो जीएसटी वगैरह में या फिर ये ट्रेडमार्क वगैरह में आपको पैसे नहीं बचाने चाहिए, टाइम भी नहीं खराब करना चाहिए। सिंपल है, किसी सीए को पकड़ो, 1500 रुपये जो भी लेगा, ट्रेडमार्क के 6-7 हज़ार रुपये जो भी लेगा वो ले दे के अपना काम जल्दी करो, क्योंकि इसमें मतलब टाइम ही वेस्ट होगा आपको और कुछ नहीं होने वाला। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सिचुएशन बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है। जहाँ पर टाइम बचाना है वहाँ टाइम बचाओ, और जहाँ पैसे बचाने वहाँ पैसे बचाओ। तो जब बिजनेस शुरू करा तो कितने पैसों से शुरू करा? स्टार्टिंग में तो 10,000 से शुरू किया था। 10,000? तो इसमें से कुछ पैसे माँ बाप ने दिए कि ये बेटा ये पैसे ले लो और कुछ अच्छा शुरू कर? हाँ दिए थे। कितने? स्टार्टिंग में तो सारे पैसे फैमिली ने दिए थे। पूरे 10,000 फैमिली ने दिए थे। और एक आशीर्वाद दे दे कि जा बेटा हाँ बिल्कुल शुरू कर। फैमिली तो पूरी सपोर्ट में थी। ठीक है, क्योंकि नौकरी करते शायद इस वजह से। हाँ जॉब करते थे, मतलब बैकअप में कर रहा है, ऐसा नहीं कि लड़का सब कुछ छोड़ छाड़ के कर रहा है। अगर हम पूरा का पूरा डिपेंड होकर काम दाम छोड़ के करते तो शायद हमें सुनने को मिलती, बट हम जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ ही तो उन्हें भी लग रहा था ठीक है आज मेहनत करें तो हो सकता है कल को कुछ इससे बेटर हो जाए, आज से बेटर हो जाए कल। तो इसीलिए घर वालों को तो पूरा सपोर्ट था हमारे। अभी शुरुआत करने के बाद पहले 3-6 महीने क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए? पहले 3-6 महीने तो यही दिक्कत आई कि स्टार्टिंग में हम मान के चलो 2-4 प्रोडक्ट लिया है, लिस्ट करे, लिस्ट करने के बाद भाई ऑर्डर ही नहीं आ रहे। ठीक है, फिर क्या होता है प्रोडक्ट, ये तो पक्की बात है, आप 2 लिया हो या 4-5 प्रोडक्ट लिया हो, सारे प्रोडक्ट हिट नहीं होते। ई कॉमर्स पे अगर आपका एक प्रोडक्ट ही हिट हो गया तो आपकी वो 70% सेल 80% ले आता है। तो स्टार्टिंग में वही हुआ, प्रोडक्ट रिसर्च चलती रही, आज कुछ लाया कल कुछ लाए, तो स्टार्टिंग में वही 3-4-5 ऑर्डर आ रहे, भाई ये कब तक चलता रहेगा, माइंड में ये चलता रहता था। मार्केट गए और प्रोडक्ट लेकर आए धीरे धीरे, तो फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हुए हिट हो गए जिनके भाई दिन के ही 10 ऑर्डर आने लग गए। तो स्टार्टिंग में यही हुआ, 6 महीने 3-4 महीने तो यही चलता रहा। प्रोडक्ट चेंज करते रहो, लिस्टिंग करते रहो, लिस्टिंग पे कीवर्ड्स पे काम करो, कौन सा कीवर्ड्स हमें अच्छी रैंक पे लेके जाएगा। स्टार्टिंग में तो यही हमें लग गया टाइम, क्योंकि उस टाइम पे कोई सपोर्टिव था नहीं, ना सामने से था और ना यूट्यूब वगैरह पे भी हमारे सामने कोई वीडियो नहीं थी।
जो करना था मैं खुद से ही करना था, तो वही हम, और टाइम भी कम मिलता था। सबसे बड़ी चीज़ 6 महीने में चैलेंज सबसे बड़ा यही था, हमें टाइम नहीं मिलता था। रात को 8-9 बजे के बाद घर पे पहुंचो, उसके बाद खाना खा के लग जाओ, कितना भी लगते थे, कभी 1 बज जाते थे, कभी 2, तो जो टाइम हमें मिलता था वही मिलता था। ऑफिस से तो हम काम कर नहीं सकते, ऑफिस से तो ऑफिस वाले का ही काम करेंगे, तो टाइम भी कम मिलता था हमें, तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें आई थी। तो आपने 10,000 रुपये में ये पूरा बिजनेस शुरू करा। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग। आज की डेट में कोई 10,000 से ये बिजनेस कर सकता है? आज की डेट में अगर करना चाहे तो कर सकता है, पर उसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए। किस तरह का पेशेंस? पेशेंस इस तरीके का चाहिए कि अगर किसी ने 10,000 रुपये लेके बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट तो कर देगा वो बिजनेस, पर अगर वो सोचे कि एक ही दिन में मेरे 100 ऑर्डर्स पहुंच जाए, 200 ऑर्डर पहुंच जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। सिंपल है कि वो 2-4-5 प्रोडक्ट लेकर आएगा मार्केट से, मार्केट प्लेस पे लिस्ट करेगा। लिस्ट करने के बाद हो सकता है कि 1-2 दिन उससे बिल्कुल ऑर्डर भी ना आए, और हो सकता है उसको 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बट उसमें क्या है, जब आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ने में भी टाइम लगेगा। 1 लाख को 1.5 लाख बनने में जितना टाइम नहीं लगेगा, आपको पता है 10,000, आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10,000 को बढ़ाने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि आपको पता है पेमेंट साइकिल भी 7 दिन से कम किसी की है नहीं। 100%। ठीक है, 7 दिन आपका पैसा फंसेगा, तो एक हमें मतलब लॉन्ग टाइम तक उस पर वो पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई आज हमने 4 ऑर्डर भेजे, 5 ऑर्डर भेजे, उसकी पेमेंट 10 दिन के बाद आएगी या 15 दिन के बाद आएगी। कर तो सकता है, बट लॉन्ग मतलब टाइम तक उसे वो करना पड़ेगा, टाइम उसको देना पड़ेगा ज़्यादा। मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कर तो लोगे, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। हाँ, माल सेल आ जाएगी, बिल्कुल, पैसे आएंगे 7 दिन बाद, पैसे आएंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो कई बार ऐसा भी होता है, लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बीच में उन्हें पॉज करना पड़ता है, उनकी सेल तो आ जाती है, अब उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब वो पहले पेमेंट का वेट करते हैं, स्टॉक लाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, अब उनको वो फिर पेमेंट का वेट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो सब कर लेते हैं, किसी को यही नहीं पता होता कि हमारी पेमेंट 10 दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद। कई मार्केट प्लेस में तो 25 दिन बाद पेमेंट आती है। नहीं, 25 दिन में तो कोई भी नहीं आती। पहले स्नैपडील पे 25 दिन में आती थी। अगर अमेज़न अगर देखो तो 7 दिन में। नहीं, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे तो आ जाती है, 7 दिन में आ जाती है। 7 दिन में क्या, अगर स्टीयरिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने जो गोल्ड सेलर का क्राइटेरिया है वो 7 दिन से 3 दिन का कर दिया है। गोल्ड पहुंचना भी 10,000 वाले के लिए तो एक आसमान छूने वाली बात है ना। अगर वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट से करा, गोल्ड कहाँ, वो वुड में बैठा होगा, ब्रॉन्ज सिल्वर तो भी नहीं है, गोल्ड भी कहाँ पहुंचेगा। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें क्या ही सेल आएगी, वो थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ेगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल होगा नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट से कर तो लोगे, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ा सकते हो, लेट से 30, 40, 50,000 रुपए, तो पेशेंस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, मतलब ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, सारे तो करोगे नहीं, सिंपल है। इन्वेंट्री पे कभी भी 100% तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। क्या पता आप स्टॉक ला के रख लो, कल को ऑर्डर ही ना है। आपने इन्वेस्टमेंट करी थोड़ी, उसमें से कुछ 25% या 20% आप लेकर आ गए स्टॉक, उसको लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद आपने देखा कि मैंने 10 SKU लिस्ट करे, पर 10 में से 2 के आ रहे हैं ऑर्डर। फिर आप क्या करोगे, आपको पता लग जाएगा कि यार ये चल रहा है मेरा, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट से लेकर आओगे, तो उसके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप डेली के 10 ऑर्डर भी प्रोसेस कर रहे हो, तो 10 ऑर्डर के लिए भी आपको 10,000 में तो नहीं हो सकता, आपको ही पता है। अगर आप 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट उठा लो, तो आपको पता है 10 प्रोडक्ट कितने के हो गए, तो उस 1,000 रुपए के 1,000 रुपये के हो गए। अब उस 1,000 के प्रोडक्ट को अगर आप 10 दिन तक मतलब उसको बेचते रहो, 10,000 तो आपके 10 दिन में ऐसे ही खत्म हो गए। पर अगर हमारे पे 40-50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होगी और कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं भी चला, वो चलेगा, आज नहीं चलेगा कल चलेगा, वो पर साइड में रखा रहेगा, वो पेमेंट हमारी होल्ड हो जाएगी। जो हमने इन्वेंट्री में मैनेज मतलब वहाँ पे किया, वो इन्वेंट्री हमारी होल्ड होगी, फिर हम नई इन्वेंट्री लेकर आए कि भाई ये नहीं चला तो ये चलेगा, तो इसी में थोड़े पैसे ज़्यादा मतलब खर्च हो जाते हैं। अगर आपकी पहले दिन एक प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है, तो जो एक की जो सेटलमेंट होगी वही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 100 प्रोडक्ट सोल्ड कर दिए, सबकी पेमेंट इकट्ठी आ गई, नहीं तो आएगी। अगर 5वें दिन पे आपके 5,000 लग चुके हैं, तो जब 5 दिन आप वेट करोगे, हाँ, क्योंकि 10,000 आपके टोटल लग चुके हैं, मतलब ये समझो कि 5,000 शुरू में लगाए थे और 5वें दिन तक 5,000 और लग गए इन्वेंट्री को रीस्टॉक करने में। अब 5 दिन आप वेट कर रहे हो, 10वें दिन जब आपके पैसे आए, तो वो पहले दिन जो 5 यूनिट बिकी थी सिर्फ वही आए हैं, मतलब 1,000-1,500 रुपए आए। 5 यूनिट भी बिकेंगे, उसमें से भी पक्का है कि एक RTO भी आएगा, एक DTO भी आ सकता है, एक RTO भी आएगा, रिटर्न्स भी आएंगे, टूटे फूटे ये भी। तो कहने का मतलब ये मोर और लेस कि आप अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के स्टार्ट करते तो बेटर है 20-30 हज़ार से। हाँ। और अगर और मतलब ये तो वो है कि मतलब मिठाई है, हाँ, जितनी चाशनी डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा। 50,000 रुपये डालोगे तो पेशेंस कम रखना पड़ेगा, 5 लाख डालोगे पेशेंस और कम रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आप सर्वाइव अच्छा कर पाओगे, आपको बीच में पॉज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे और आपको ऑर्डर आने लगे तो आपको पॉज करना पड़ेगा, तो शायद वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो सेफ्टी पर्पज से 50,000 1 लाख से हाँ, बिल्कुल 50,000 या 60,000 से स्टार्ट कर लो, फिर धीरे धीरे
जैसे धीरे धीरे आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपकी पेमेंट भी आना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। और जब पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी ना, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप वेट करते रहोगे, यार मेरी पेमेंट ही नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही, 8 दिन 10 दिन। जब आपकी पेमेंट आने लगेगी, फिर एक साइकिल हो जाएगी कि भाई हफ्ते में अब मेरी 3-4 दिन पेमेंट आनी है, फिर आपका वो एक फ्लो बन जाएगा। अभी माल खरीदना ज़्यादा बेटर है या मैन्युफैक्चर करना, दोनों की प्रॉफिट मार्जिन में क्या फ़र्क है? देखो, अगर मैं बताऊं बिगिनर्स के लिए तो माल खरीदना ही बेटर है, क्योंकि बिगिनर लेवल पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लोगे और बाद में वो नहीं चला, तो आपकी जो मशीनरी या जो भी आप सेटअप करोगे तो वो तो आपके लिए टोटल लॉस है। तो इससे बेस्ट ये है कि आप कहीं से भी मैन्युफैक्चरर से या ट्रेडर से माल उठा के उसको लिस्ट करो स्टार्टिंग में, और अगर उस पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हो फिर। और प्रॉफिट मार्जिन में दोनों में कितना प्रॉफिट फर्क मार्जिन में थोड़ा सा अंतर आएगा लगभग। अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी ट्रेडर से ले रहे हो या मैन्युफैक्चरर से, तो कम से कम 10-15% आपको मार्जिन ऊपर रख के देगा। है? तो 10-15% का फर्क आएगा मोर और लेस। हाँ, बट टेंशन ज़्यादा और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है, उसमें आपको टेंशन नहीं। टेंशन आपको सबसे बड़ी बात है आपको स्टॉक, क्योंकि एक अगर बैग की बात करूँ, एक बैग बनाने में काफ़ी सारे स्टेप हैं, और अगर आप उसको एक बार में ले रहे हो और अगर वो 10% आप पे स्टार्टिंग में ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टेंशन इन्वेंट्री की खत्म हो गई, सिर्फ आपको सेल करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में या सोर्स कर लो या सेल कर लो, एक ही काम कर सकते हो आप। अगर आप सेल पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप में कितना खर्चा होता है? अगर मैं बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो अगर मिनिमम आप 2 मशीन भी लगाओगे, 2 स्टिचिंग की जो मशीनें होती है जिनसे बैग की सिलाई होती है, तो लगभग आपका जो सेटअप बैठेगा वो लगभग 1 लाख रुपए तक का बैठेगा। 1 लाख में बैग की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो सकती है? हाँ, 2 मशीन्स के साथ। 2 मशीन के साथ। 2 मशीन्स के साथ। फिर उसके बाद जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा, जैसे आपका धंधा बढ़ता रहेगा तो आप 1 और लगा लो, 2 और लगा लो, धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। अभी इन बैग की डिजाइनिंग करता कौन है? खुद करते हो या कोई डिजाइनर करता है? जो मेरे बैग्स की डिज़ाइनिंग है वो मेरा जो छोटा ब्रदर है वही करता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इस चीज़ में मतलब अच्छा उसके अंदर टैलेंट है। वो खुद भी डिज़ाइन कर लेता है, और जैसे कि कोई बड़े ब्रांड्स हैं, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा, वहाँ से भी जो डिज़ाइंस होती है फॉरनर की, वो डिज़ाइंस में भी फेरबदल करके वो पैटर्न वगैरह सारे वही काटता है और सारी डिज़ाइनिंग वो खुद कर लेता है। तो बैग की डिजाइनिंग करते कैसे हो? मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इंस्पिरेशन बड़े ब्रांड से भी मिल जाती है, और जो फॉरनर वेबसाइट है जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस, वहाँ से मिल जाती है। तो कुछ वेबसाइट बताओ जहाँ से किसी को ट्रेंड देखना हो कि कौन कौन से बैग्स चल रहे हैं, उसी को देखकर वो इंस्पिरेशन ले ले। अली बाबा बेस्ट है। अली बाबा? हाँ, अली बाबा बेस्ट है। तो अली बाबा पे तो सारे चाइनीज सेलर है। हाँ, अली बाबा पे सारे चाइनीज सेलर हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड के साथ साथ सारी नई मतलब जो भी उनकी डिज़ाइंस होती है वो अप टू डेट रहती हैं। वहाँ से आप इंस्पिरेशन लोगे तो मतलब आप जिस मार्केट में आप भी काम कर रहे हो तो वहाँ भी उन कस्टमर्स के लिए कुछ नया रहेगा, क्योंकि हर कस्टमर को एक चीज़ तो वो बार बार खरीदेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो उसको भी कुछ नया चाहिए, तो नया तो आप या तो आप खुद से डिज़ाइनिंग कर लो, वो कर सकते हो एक तो, या तो फिर आप वहाँ से कर सकते हो सोर्स। अभी देखे तो डिजाइनिंग के लिए ट्रेंड्स को फॉलो करते हो? ट्रेंड्स को फॉलो कुछ हद तक करते हैं, 100% नहीं करते। तो जो ये ट्रेंड को फॉलो करते हो उससे नुकसान नहीं होता? क्योंकि हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि 100% नहीं करते। ट्रेंड को फॉलो करने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड एक ना प्राइस वॉर में फंस जाता है आगे जाके। जिस चीज़ के ट्रेंड होगा मार्केट प्लेस पे, उसके व्यूज़ अच्छे होंगे, ऑर्डर्स अच्छे आएंगे, पर वो जो भी प्रोडक्ट है वो प्राइस वॉर में हमेशा फंसा रहेगा। उसको हमें कॉम्पिटिट प्राइस धीरे धीरे वो इतना कॉम्पिटिट हो जाएगा कि उसके मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ट्रेंड को फॉलो करो, बट ये पता होना चाहिए कि कब निकलना, कब उससे बाहर निकलना है, हमें सही टाइम पे एग्जिट करना जरूरी है। अगर उसको करते ही रहोगे, 100% ट्रेंड के साथ ही रहोगे, तो आप मतलब लॉस हो सकता है अच्छा खासा। मतलब पानी में मगरमच्छ की तरह घुसो, बट जब देखो कि बहुत सारे अदर मगरमच्छ आ गए तो वहाँ से बाहर निकलिए। ये पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो? अभी जो हमारी सेलिंग है वो फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, मिंत्रा, जियो मार्ट, इन सब प्लेटफॉर्म पे हम सेल कर रहे हैं अभी। हर एक प्लेटफॉर्म पे कितनी सेल आती है? हर एक प्लेटफॉर्म पे किसी पे लगभग 20 लाख आ जाती है, किसी पे 5 लाख भी आती है। सब पे 20 लाख तो नहीं आती, बट हाँ सब पे थोड़ी थोड़ी सेल आ रही है। सबसे ज़्यादा जो सेल हमारी वो मीशो से आ रही है। मीशो से आ रही है? कितनी आ रही है? मीशो से महीने में लगभग अगर आपको बताऊं तो 80% सेल, लगभग 40 लाख के आसपास। 40 लाख रुपए की सेल मीशो से? जी बिल्कुल। 40 लाख की सेल आती है मीशो से? हाँ बिल्कुल आती है सर। तो एक बार लाइव दिखाओगे आपकी सेल कितनी आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको मैं भी आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। ओके, दिखाओ यहाँ पे कितनी आ रही है। ये मेरा एक पैनल है। हाँ, सेल 24 मई से लेके 22 जून तक की सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। लास्ट 30 डेज की? लास्ट 30 डेज की 19.34 लाख की सेल है, ठीक है, जिसमें हमारे 8,151 ऑर्डर्स आए हैं। 8,000 से ऊपर ऑर्डर है और 19 लाख से ऊपर की सेल है। 19 लाख से ऊपर की सेल है एक पैनल में। एक पैनल है, ये हमारा सेकंड पैनल है, सेकंड अकाउंट है, और यहाँ पे आपकी 16 लाख से ऊपर की सेल है।
ठीक है, और ऑर्डर्स यहाँ पे है 6,000 से ऊपर। 6,000 प्लस ऑर्डर है यहाँ पे। 19 और 16 लगभग 35 लाख 36 लाख की सेल हो गई। 36 लाख के भी 2 अकाउंट से हमारी सेल हो चुकी ठीक है। है, तीसरे पे चलते हैं। हमारा ये तीसरा अकाउंट है जिसपे 7 लाख प्लस की सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो 7,80,000 की है, मतलब 36 और 7 43 44 लाख के आसपास की सेल है, और ऑर्डर आया है 3,500 3,500 के आसपास, 44 लाख की सेल हो चुकी है बिल्कुल। अभी। ये हमारा 4th अकाउंट है, इस पे भी 7 लाख रुपए की सेल है और लगभग 2,800 के आसपास के हमारे ऑर्डर हैं, आप देख 51 सकते हैं। लाख रुपए की अभी तक सेल हो चुकी है, और बिल्कुल। 2,800 प्लस ऑर्डर है। और ये 24 मई से 22 जून, हाँ बिल्कुल, ये लास्ट 30 डेज का ही है। और 51 लाख हो चुका है अभी तक। हाँ, यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट है, इस पे लास्ट 30 डेज में आप देख सकते हैं 5.2 लाख की सेल है। तो 51 और 5 56 लाख की सेल हो गई। हाँ और ये फ्लिपकार्ट पे लास्ट 30 डेज की सेल है, ये आ रहा है 23 मई से 21 जून तक। 21 जून तक का है, ठीक है, ठीक है। एक हमारा और ये फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, ये और है। हाँ ये और है, जिस तो पे अभी 56 तक हो गई थी, 56 तक हो गई थी, 56 और 8.3 लाख, मतलब लगभग 64-65 लाख रुपए की। बिल्कुल। लास्ट 30 डेज की सेल है, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 23 मई से 21 जून तक की सेल है ये। तो 65 लाख रुपए की सेल आ रही है आपकी हर महीने की। बिल्कुल आ रही है सर, एक सेकंड, यहाँ पे डेट 23 मई से 21 जून, 21 जून तक की सेल है ये। इसमें भी एक दिन कम है, 30 दिन की ले रहा है ये। हाँ, ये लास्ट 30 डेज की उठा रहा है। 65 लाख रुपए की सेल, बिल्कुल सर। मतलब मीशो पे आपके कुछ प्लेटफॉर्म अगर मैं गिनूं तो कितने पोर्टल है आपके? आपके 1 2 3 और यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे मतलब 4 मीशो के पोर्टल है, 2 फ्लिपकार्ट के पोर्टल है। तो इन 6 पोर्टल से आपकी 65 लाख रुपए की हर महीने की सेल आ रही है। बिल्कुल सर, 65 लाख की सेल आ रही है टोटल से, 4 मीशो के, 2 फ्लिपकार्ट तो के। फ्लिपकार्ट के। तो ये 65 लाख रुपए की सेल आने का सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट ये है कि टाइम टू टाइम हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, प्रोडक्ट पे रिसर्च करते रहते हैं और मार्केट में कुछ नया लाते रहते हैं। प्रोडक्ट मतलब कि डेली लिस्टिंग अपडेट करते रहते हैं, मल्टीपल लिस्टिंग्स करते रहते हैं, मतलब रुकना नहीं है। डेली आपको कुछ ना कुछ नया लेके आना है मार्केट में और आपको काम करते रहना है, डेली अप टू डेट रहना है पैनल्स पे। और मल्टीपल लिस्टिंग तो आपको करनी है। 10 लिस्टिंग करोगे, उस 10 लिस्टिंग में से 1-2 लिस्टिंग आपकी हिट होनी है, तो आपको सेल आनी है, ऑब्वियसली आनी है, आपको आएगी। जब आप काम करोगे तो आपको सेल मिलेगी। तो मतलब नए नए प्रोडक्ट लेकर आने हैं, नए नए डिजाइन लेकर आने हैं, प्रोडक्ट हाँ। पे ज्यादा काम करना है, वैरायटीज पे काम करना है, वेराइटीज मैन है, और उसके अलावा सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग, मल्टीपल टाइम लिस्टिंग उसके करती रहने आपको, कोई daily ना basis कोई पे। लिस्टिंग चलेगी। चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और जो चलेगी वो इतने ऑर्डर ला के देगी, पैक नहीं कर पाओगे, पैक नहीं कर पाओगे आप, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर इनसाइट लिख ले तो नए नए प्रोडक्ट, मल्टीपल वेराइटीज, और यहाँ पे आपका जो आ रहा है कि भाई आप मल्टीपल लिस्टिंग करो, एक प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग करो, एंड दैट टू सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट मत रहो। मीशो पे भी काम करो, फ्लिपकार्ट पे भी काम करो, आप हर जगह काम और अभी करो। आपने अमेजोन दिखाया नहीं है, तो आई थिंक अमेजोन पे भी सेल अलग से होगी वो। हाँ, वो सेल अलग से, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं करी अभी। तो मतलब 65 लाख रुपए से ऊपर की सेल आ रही है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब जो भी लोग ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं यार, मतलब लाइव देखो कि 65 लाख रुपए से ऊपर की सेल आ रही है, दैट टू ओनली मीशो एंड फ्लिपकार्ट। अभी अमेजोन इंक्लूड नहीं करा है, तो ये हाल है। अभी किसी को बैग का बिजनेस करना है तो वो अमेजोन से करे, फ्लिपकार्ट से करे, मीशो से करे, या खुद की वेबसाइट से। अगर किसी को ई कॉमर्स करना है स्टार्ट, तो वो खुद की वेबसाइट से नहीं, स्टार्टिंग में से मार्केट प्लेस से करना चाहिए। मार्केट प्लेस के, क्योंकि मार्केट प्लेस के पास पहले से कस्टमर और उनकी अपनी ऑडियंस है। बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपको मार्केट प्लेस से करना चाहिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन से। मार्केट प्लेस में कहाँ से? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन बेस्ट है। तीनों पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हाँ, मीशो। तीनों पे करो आप, जिस पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है उसके बाद आप उस पर करो। और तीनों में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कहाँ पे होता है? प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा की बात करोगे तो ज़्यादा तो अपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे होता है। मीशो पे ज़्यादा वॉल्यूम होती है। मीशो पे वॉल्यूम है, हाँ, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट है। मार्जिन है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, मतलब सेल थोड़ी कम आएगी, बट मार्जिन ज्यादा होगा। मार्जिन आप ज़्यादा रख सकते हो। और मीशो पे प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, बट सेल बहुत ज्यादा होगी। सेल बहुत ज़्यादा होगी। बैग्स की कैटेगरी में आमतौर पे 200 से लेकर 1000 तक के बैग्स बिकते हैं। इस प्राइस रेंज में क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बताओ। अगर कोई बैग्स जो है वो 100 रुपीज़ का है, तो 100 वाले बैग को अगर मीशो पे जो सेल करेंगे 180 के आसपास, 180 रुपये का, तो लगभग उसका 10 से 12% हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, लगभग 18 रुपये। सेम प्रोडक्ट जो 100 रुपये का है उसको हम अमेज़ोन पे लिस्ट करते हैं 300 रुपये का, तो वहाँ पे हमें लगभग 20% नेट प्रॉफिट मिल जाता है, वो लगभग 60 रुपये आपको मिल जाएगा। यही प्रोडक्ट अगर हम फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं 250 का, 250 रुपये का, तो वहाँ से हमको लगभग 12% प्रॉफिट मिलता है 36 रुपीज़ का।
तो आप देख सकते हो कि सेम वैल्यू में हमने सेम प्रोडक्ट 100 रुपये वाला हमने तीनों मार्केट प्लेस पे बेचा, पर तीनों पे हमें अलग अलग जो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। यही फॉर्मूला है इसका। तो मीशो में लगभग 18 कमाए, फ्लिपकार्ट पे 36 के आसपास और अमेजोन पे लगभग 60 रुपये लगभग अमेजोन पे। तो अमेजोन पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और इतना प्रॉफिट होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि अमेजोन पे रिटर्न्स कम आते हैं और अमेजोन पे हम प्रोडक्ट थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के थोड़ा सा महंगा बेच सकते हैं, पर अगर उसी को मीशो पे बेचोगे तो वो हमें सस्ते प्राइस में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर है वो थोड़े से सस्ते प्राइस वाले ही हैं। वहाँ पे हमें कम ही प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ सिर्फ वॉल्यूम मिल सकता है पर प्रॉफिट इतना नहीं मिल सकता। अभी एक बैग पे प्रॉफिट कितना होता है और सारे खर्चे काटने के बाद हाथ में कितना बचता है? एक बैग पे लगभग अगर मैं आपको बात करूँ, कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसमें कम से कम हम 90 to 100 रुपीज़ रखते हैं, जिसमें से सारे खर्चे काटने के बाद हाथ में कम से कम 60 से 70 रुपये हमें बच जाते हैं। 60 रुपये एक बैग पे कमा लेते हो? बिल्कुल सर, कमा लेते हैं। तो 100 रुपये का जो बैग है उस पर आप 60 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा रहे हो? बिल्कुल सर। 60% का नेट प्रॉफिट? हाँ जी। दिस इज अ रेयर थिंग, मतलब 60% का नेट प्रॉफिट? हाँ सर, मिल जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मार्केट के प्राइस वॉर में नहीं फंसते, हम डेली कुछ ना कुछ अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लाते रहते हैं, तो उसमें मिल जाता है। अगर हम प्राइस वॉर में फंसे रहेंगे तो वो मान के चलो कि एक प्रोडक्ट पे वही 10, 15, 20 रुपये की प्रॉफिट है। तो 100 रुपये के बैग पे जब 60 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा रहे हो तो बेचते कितने में हो? 100 रुपये वाले बैग को लगभग 200 रुपये में, 200-210 तक। एड्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते? एड्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते। तो जो मैं समझ रहा हूँ सिर्फ रिटर्न्स में ही थोड़ा बहुत जो नुकसान जो होता है? सिर्फ जो रिटर्न्स में थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है वही लगता है, बाकी एड्स में हम ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, कम ही करते हैं। तो एड से बच जाता है तो वहाँ पे हो जाता है? हाँ, वहाँ पे मैनेज हो जाता है। आपकी पूरी सेल बिना एड्स के आती है? बिना एड्स के नहीं कह सकते हम। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं एड्स का फॉर्मूला, एड्स जो हम लगाते हैं फ्राइडे इवनिंग के टाइम लगाते हैं, और उसका जो हम टाइम डालते हैं टिल डेट तक नहीं चलाते, जो वो चलता रहे, उसको सिर्फ हम संडे शाम तक ही चलाते हैं। सिर्फ हम हफ्ते में यही 2 दिन चलाते हैं, उसके बाद मंडे टू थर्सडे कोई ऐड नहीं चलती हमारे पैनल पे। अच्छा, और कितने रुपए की लगाते हो? एक बार में हम एक दिन का जो बजट रखते हैं लगभग 500 से 1000 के बीच में, कभी बस? 1000। हाँ बस, एक पैनल पे इतने रहता है। अगर मैं आपको सारी भी बता दूं, सारी जोड़ के भी लगभग हम 3 से 4 हज़ार की मान के चलो एक दिन का बस। 3 से 4 हज़ार? हाँ। और आप महीने में लगभग 12 दिन चलाते हो, क्योंकि आप फ्राइडे सैटरडे संडे चलाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मोटा मोटी 9,000 रुपये एक हफ्ते में चला दिए। हाँ। और 4 वीकेंड होते हैं तो 9 चौक 36,000 रुपये, 36,000 रुपये का ऐड चलाया। बिल्कुल। और 50 लाख रुपए की सेल है। 50 लाख रुपए की सेल है। तो बिना एड्स की सेल आती कैसे? सर, हम अपनी लिस्टिंग पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इस लिस्टिंग में कीवर्ड्स नहीं है, इसके टाइटल सही नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, इमेज क्वालिटी ख़राब है, उन चीज़ों को हम इम्प्रूव करते रहते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते रहते हो? हाँ, अपने आप से। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अगर करनी है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है? देखो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, सबसे पहले वो आपकी इमेज देखता है, ताकि कस्टमर वहाँ पे रुके और उसको बाकी स्क्रॉल करे, बाकी देखे, आगे की इमेजेस को भी देखे, और वहाँ से आपको कन्वर्जन मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी पहली जो फोटो होगी, इमेज होगी, वही अच्छी नहीं होगी तो शायद कस्टमर उसको स्क्रॉल कर देगा और वो दूसरे सेलर तक पहुँच जाएगा। उसके अलावा आप क्या करोगे, जो आपकी प्रोडक्ट की जो शूट है, आप उसमें मॉडल शूट वगैरह ऐड करके रखो, उससे आपकी रिटर्न भी रिड्यूस होगी। आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, जब मॉडल से, जैसे मेरा बैग है, मॉडल उसको हैंग करके जब खड़ी होती है तो पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी बड़ी है, तो उसमें आपकी रिटर्न भी रिड्यूस होगी। क्योंकि अगर कोई छोटी सी चीज़ है, उसको इमेज में ज़्यादा बड़ी लगती है वो, अब कस्टमर उसको सोचता है कि यार काफ़ी बड़ी है, तो अब सबसे पहले तो मॉडल शूट डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिटर्न रिड्यूस हो गई होगा। ठीक है, टाइटल्स अच्छे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है पूरी की पूरी उसके बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और प्राइस भी रिजनेबल ही होना चाहिए। अच्छा, तो अगर देखिए तो पहला तो आपकी फ्रंट इमेज, दूसरा आपका हो गया मॉडल का शूट, तीसरा साइज हो गया, चौथा आपके टाइटल्स हो गए, और पांचवा प्राइस, और छठा मेरे ख्याल से रिव्यूज और रेटिंग्स। हाँ, रिव्यूज और रेटिंग तो आपके मैटर करते हैं। तो इन्हीं चीज़ पे काम कर ले तो बिना एड्स की भी सेल आ जाएगी? आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अभी आपकी बैग्स की कैटेगरी में कितना रिटर्न रेट होता है और इसको हैंडल कैसे करते हो कि ज़्यादा लॉस ना हो? हमारी जो बैग्स की कैटेगरी है, इसमें जो रिटर्न रेट हमारा 8 से 10% रहता है, और इसको मैनेज करने के लिए सिंपल है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस जो हम रखते हैं उसमें इसको ऐड करके चलते हैं, ताकि हमें आगे जाके अगर रिटर्न्स आ जाए इतना तो लॉस ना हो। अपने 10% पकड़ के चल लेते हैं कि भाई अगर हमारी 10% तक रिटर्न है तो उसके अकॉर्डिंग हम वो सेटलमेंट में अपना ऐड करके चलते हैं उसको। तो 100 में से 10 वापस आएंगे, सोच के चलते हो? ये सोच के चलते हैं। और 10 में से कितने प्रोडक्ट डैमेज होते हैं? 10 में से मोटा मोटी 1 से 2 प्रोडक्ट डैमेज भी होते हैं।
तो मोटा मोटी पकड़ ले तो 100 में से एक बैग डैमेज होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा सर। और बाकी जो 9 है वो आरटीओ होते हैं या कस्टमर रिटर्न, कभी देखा है? हाँ देखा है। देखो आरटीओ का जो रेट है वो लगभग 10% अलग रहता है। अलग ये जो से? मैंने आपको बताया कस्टमर रिटर्न का बताया था, और जो अगर दोनों को मिला दोगे लगभग 20% हो जाएगा वो। तो 100 में से 10 हो गए आरटीओ जो हाँ। कस्टमर नहीं मिलेंगे रास्ते में और वो वापस आ कैंसिलेशन जाएंगे। बीच में हो गए या फिर डोर स्टेप कैंसिलेशन हो गए, वो वापसी आ गए, वो तो हमारे को रिटर्न्स हो गए, वो 10% रहता है। और जो कस्टमर रिटर्न है हमारा वो 8 से 10% रहता है। वो भी डिपेंड करता है कि अब हमारे मान के चलो 10 प्रोडक्ट हैं, 10 में से किसी प्रोडक्ट की रिटर्न तो 4% है, पर किसी की कभी कभार 15% भी चली जाती है। तो ऑल ओवर अगर देखोगे तो वो भी 8 से 10% रहता है। 100 में से 10 रिटर्न ऐसे हो गए जिनका कस्टमर का या तो रास्ते में कैंसिल कर देगा हाँ। या उसका एड्रेस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बाकी 10 हो गए जो कस्टमर रिटर्न हो गए जहाँ पे कस्टमर खुद वापस कर देगा कि उसको अच्छा नहीं लगा या जो भी हाँ, लगा। जो भी है XYZ। और उन 10 में से एक ऐसा बैग होगा जो डैमेज होगा जो आप रीसेल नहीं कर सकते। तो 100 में से एक प्रोडक्ट की डैमेज आ रही है कुल मिला के। बिल्कुल। तो कैसे हैंडल करते हो कि कम से कम रहे? वैसे तो देखा जाए जो हमारा जो बैग्स की कैटेगरी है तो टूट फूट का तो चांस कम ही होते हैं, बट कई बार होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो ये लोग जो इनके बैग्स होते हैं कोरियर बैग्स वगैरह, इनको ये जो खींचते हैं तो कई बार क्या होता है जो बैग वो स्क्रैच लग जाते हैं उस पर, या कपड़ा वगैरह जो फट जाता है, बस उसी टाइप के डैमेज होते हैं, बाकी तो कोई डैमेज नहीं होता। तो कोरियर बॉय डैमेज ना कर पाए इसके लिए पैकेजिंग अच्छी करते हो? इसके लिए पैकेजिंग अच्छी करते हैं, और इसके लिए हमने अभी फ़िलहाल बॉक्स की पैकेजिंग भी बनवाई थी। ओके। जो कोरिगेटेड बॉक्स होते हैं, जो कार्टन बॉक्स होते हैं 3 लेयर 5 लेयर के, वो बनवाए थे कि ताकि कस्टमर तक भी वो सेफ पहुँचे, क्योंकि इससे भी हमारी रिटर्न बढ़ सकती है। अगर कस्टमर तक ही प्रोडक्ट अगर डैमेज पहुँच गया, हमारे तक आ रहा है तो कस्टमर तक भी जा सकता है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक इसको जिस तरीके से लेके जाते हैं बहुत मतलब गंदी तरीके से लेके जाते हैं। तो खर्चा नहीं बढ़ता इससे जो तुम्हारी पैकेजिंग की हम वजह से? जितना भी जो खर्चा बढ़ता है उसको हम ऐड करके चलते हैं मार्जिन के साथ, खाली मार्जिन नहीं। अच्छा, तो 20 रुपए की अगर पैकेजिंग बढ़ी तो वो 20 रुपए का बॉक्स का कॉस्ट मैंने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिया। सेलिंग प्राइस में ऐड करना ही पड़ेगा वो तो सर। तो यहीं पे आई थिंक लोग यहाँ से भी मार खा जाते हैं जहाँ पे वो ऐड ही नहीं करते। नहीं करते सर, बहुत सारे सेलर्स मैंने देखे हैं, उनकी अगर 100 रुपये की चीज़ है, वो सिंपल है, उनको फॉर्मूला है भाई 150 की सेल करता हूँ तो 50 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, जबकि उन्होंने कोई कैलकुलेशन ना रिटर्न की करी, ना पैकेजिंग की करी, ना जीएसटी की करी, कुछ भी नहीं करी, और इसीलिए 90% सेलर फेल है। मुझे ये लगता है कि 90% सेलर क्या होता है वो ना प्लेटफॉर्म को बदनाम करते हैं यार कि अमेजोन पे लॉस हो गया जी, फ्लिपकार्ट पे लॉस हो गया, मीशो पे लॉस हो गया, और वो ये चेक ही नहीं करते कि लॉस हो क्यों रहा है। रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, या मैंने प्राइसिंग ही गलत रख दी है, या फिर मैंने एड्स में ज़्यादा पैसा जला दिया, या मेरे माल की क्वालिटी खराब है। तो आई थिंक वो अगर एरिया कोई फाइंड आउट कर ले, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि जितने भी बोर्ड मामाअर्थ है सब यहीं से तो निकले हैं अगर देखा जाए तो। ये कहाँ से बने हैं? जो भी जिनका भी जो 90% सेलर्स का जो लॉस होता है ना, वो पैनल को इतना एनालाइज नहीं करते, उनका सारा का सारा फोकस रहता है सेल पे। वो सोचते हैं कि दिन में जैसे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हैं, इनके किसी के 2000 ऑर्डर आ रहे हैं, किसी के 4000 आ रहे हैं, उनको बस वॉल्यूम दिखाने की भाई हमारे ऑर्डर आ जाएँ, रिकन्सिलेशन नहीं करनी उन्हें, ठीक है। उनको ये मतलब इसकी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि जीएसटी भी हमें आगे देनी पड़ेगी, पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग का भी खर्चा लग रहा है, या रिटर्न्स आ जाएगी। रिटर्न्स के मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे किसी पे भी देख लो, मिनिमम से मिनिमम 160 रुपये लगने ही लगने हैं। 160 रुपये अब उसके एक कस्टमर रिटर्न पे चले गए, अगर उसने मीशो पे 10-15 रुपये का मार्जिन रख रखा है तो वो कहाँ से, वो तो लॉस में ही जाएगा। बस इसी तरीके से 90% जो सेलर है वो लॉस में चले जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन ही रॉन्ग है सारी। लोग एड्स में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं फिर भी सेल नहीं आ रही, कोई सीक्रेट ट्रिक बताओ। एड्स जो है आपको डेली नहीं चलानी चाहिए। अगर आप डेली एड्स चलाते हो तो जो प्लेटफॉर्म है उसे भी पता लगता है कि इसको तो आप जो भी व्यूज़ देने वो सारे के सारे एड्स पे देने हैं। एड्स की यही ट्रिक है, आप एड्स को जब भी आपको स्टार्ट करनी है एड, आप फ्राइडे इवनिंग में एड्स लगाओ। एड्स लगाने के बाद उसमें ड्यूरेशन सेट कर दो कि मुझे संडे शाम रात तक 11:59 या 12 बजे तक ऐड चलानी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। जब आप वीक में ये 2-3 दिन ऐड चलाओगे, और यही ज़्यादा सेल आने के मतलब जो चांस होते हैं व्यूज़ आने के, क्योंकि ये वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स पे ऐड चलाना मेरे अकॉर्डिंग बेटर होता है। और आप बीच में ऐड बंद भी करोगे तो आपको ऑर्गेनिक भी आएंगे और एड्स के थ्रू भी आएंगे, क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी अगर एड्स ही चलाओगे तो आपका जो अकाउंट है मेरे अकॉर्डिंग वो एड्स पे डिपेंड हो जाएगा कि भाई इस बंदे को तो एड्स पे व्यू देने हैं अब सारे के सारे। आप ड्यूरेशन के हिसाब से चलाओ ऐड को एनालाइज करते रहो कि मेरा इतना बजट जो यूटिलाइज हुआ है इसमें मुझे ROI कितने की मिली है, वहाँ पे मेरा इतना कंज्यूम हो गया बजट पर, मुझे सेल मिली है कि नहीं मिली। अगर किसी एक प्रोडक्ट पे आपको सेल नहीं मिली, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकता है आपके लिस्टिंग में दिक्कत हो, आपको व्यूज़ तो मिलने पर कन्वर्जन नहीं मिला, तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपने लाख रुपये स्पेंड तो कर दिए, पर क्या पता कि आपकी लिस्टिंग ही रॉन्ग हो, आपका प्रोडक्ट ही रॉन्ग हो, तो आप लाख या 2 लाख भी खर्च कर दो, नहीं आएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे, वहाँ पर सेल नहीं आएगी।
आज 2026 में एक ब्रांड के लिए सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? अगर मैं 2026 की बात करूं तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ही पता है आज के टाइम पे लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब का मतलब इसका सहारा नहीं ले रहे तो फिर आप कर ही क्या रहे हो? ब्रांड के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया ही है। अगर मैं एड्स नहीं चलाऊं तो सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंटेंट से ब्रांड बन सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो ऐड चलाओगे तो उससे पॉसिबल नहीं है। एड्स तो आपको चलानी पड़ेगी। कम चलानी पड़ेगी? हाँ, आप कम चलाओ ऐड, 100% मत चलाओ, पर एड्स तो चलानी पड़ेगी। बिना एड्स के तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। इंडिया में 90% ई कॉमर्स बिजनेस पहले 6 महीने में बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी सेलर्स जो फेल होते हैं वो सिर्फ ऑर्डर्स के पीछे भागते हैं। उनको सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ऑर्डर्स के पीछे भागते हैं। सेकंड, जो भी वो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो कभी कस्टमर्स के रिव्यूज़ ही नहीं पढ़ते कि वो रिटर्न्स आ किस ले रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है प्राइस का। वो गलत प्राइस वहाँ पे रखते हैं क्योंकि वो उसमें अपना मार्जिन के अलावा बाकी कुछ भी ऐड नहीं करते। 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया, 130-150 का लिस्ट कर दिया, उनको लगता है कि बस अब मुझे 30-50 रुपये यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो आपका है वो एड्स का है। बिना सोचे समझे वो एड्स चलाते रहते हैं। एड्स चलाने से उन्हें नहीं पता कि कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एड्स की कैलकुलेशन अपनी कैलकुलेशन में करी नहीं है और वो एड्स चलाते रहते हैं। पांचवा आपका जो पॉइंट है वो कभी भी रिकन्सिलेशन नहीं करते। रिकन्सिलेशन नहीं करते कि मुझे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। वो सिर्फ खाली ऑर्डर्स के पीछे भागते रहते हैं और ये करते रहते हैं। 6 पॉइंट ये है कि वो सीखते नहीं है। बिना सीखे आप कोई भी काम करोगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें फेल ही होगे। सीखना बहुत ज़रूरी है यार, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। हाँ, और लोग यही चीज़ें मिस करते हैं। पता है 90% लोगों के लिए मतलब ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 पॉइंट किसी ने काम कर लिया, प्राइस, एड्स, रिटर्न्स, लर्निंग, अकाउंटिंग, रिकन्सिलेशन, कस्टमर रिव्यू, आई थिंक यही है वो चीज़ें जिस वजह से लोग लॉस कर रहे हैं। अगर वो इस चीज़ों पे काम कर ले तो शायद अगला बोट वो बना सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आई कांट इवन इमेजिन कि कितने वैल्यूबल लेसन्स है जो एक इंसान को सीखने चाहिए, जो भी कॉमर्स में काम कर रहा है या करने की सोच रहा है। अभी इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा वक्त आया कि यार अब लगाओ कि अब ब्रांड नहीं चल पाएगा, इसको बंद करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा एक बारी समय आया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जो हमारा जो क्लब फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म था वो बैन हो गया था और वहाँ पे बिल्कुल मतलब जीरो पे आ गए थे दोबारा। हाँ, इंडिया में जब चाइना ने इंडिया सारी में जो बंद कर दी, 59 जो ऐप बैन हुए थे उसमें क्लब फैक्ट्री बैन हुआ था। टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री जब सब बंद सारा कर दिए। बंद हो गया था। तो हाँ। वहाँ पे हमारी लगभग जो पेमेंट थी, जो हमने 10,000 से बढ़ा के धीरे धीरे 10 लाख तक पहुंचे थे। वो जो 10 लाख की जो 10 हमारी, लाख तक पहुंच गए थे। हाँ, वो 10 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी पूरी की पूरी, जो सेटलमेंट आनी थी अगले वीक में, वो अगले वीक की जिस दिन बैन हुआ था उस दिन भी हमारी 2.5 लाख की आनी थी सेटलमेंट। 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की। बट वो उसी दिन से वो सारा का सारा उन्होंने स्टक कर दिया। वो रिलीज ही नहीं करी आज तक। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि अब तो हम दोबारा से जीरो पे आ गए, तो अब तो करना यार बहुत मुश्किल है। आपकी 2.5 लाख रुपए की उस दिन पेमेंट आनी थी और अगले हफ्ते 10 लाख की आनी थी। तो अपनी पूरी मतलब प्लानिंग कर ली होगी यार, मुझे यहाँ करना यहाँ करना, और एकदम से जब 2.5 लाख रुपए रुक गए, अगले दिन पता है कि यार अगले हफ्ते 10 लाख की भी रुक गए और जो सारा स्टॉक है वो वहीं का वहीं पड़ा है। तो मतलब उस टाइम पे क्या लगा यार? उस टाइम पे क्या हमारी रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि नींद उड़ गई। 2018 से और 2020 की जर्नी, 2 साल में हम वहां तक पहुंचे थे धीरे धीरे, क्योंकि 10,000 रेंगते कछुए की तरह। रेंगते बिल्कुल कछुए की चाल से पहुंचे थे हम। हाँ। धीरे धीरे 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, हाँ। 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, धीरे धीरे हम वहां तक कहाँ तक पहुंचे थे? दिन की लाख रुपए सेल तक हम पहुंच गए। लाख रुपए की सेल पे लाख पहुंच रुपए गए की थे। सेल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेजोन पे भी दिन की लाख रुपए की सेल करी है 2019 में। वाह। और फिर एकदम सब बंद। फिर एकदम से वो सारा का सारा हमारा जो धीरे धीरे क्या था, हमें क्लब फैक्ट्री पे अच्छी सेल मिली तो हमने क्लब फैक्ट्री पे ज़्यादा मूव कर दिया, सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दी, क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म था, चार्जेस वगैरह कम थे, कमीशन वगैरह था नहीं। उस टाइम पे अमेजोन पे काफ़ी अच्छा मतलब कमीशन था, लगभग 15 से 20% का कमीशन होता था। आज के टाइम पे आप देखोगे तो 1000 रुपये के प्रोडक्ट तक जीरो ही है कमीशन, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है। बट उस टाइम जो क्लब फैक्ट्री थी वो 0% पे काम कर रही थी, तो उस पर हमने सारा का सारा बिजनेस मूव कर दिया। मूव करने के बाद सडनली एकदम से जो न्यूज़ आई, मोदी जी ने जो बोला कि 59 है बैन है, और उसमें एक इंक्लूडिंग था मतलब क्लब फैक्ट्री, तो हमें काफ़ी अच्छा शौक लगा। काफ़ी टाइम तक तो हम मतलब बिल्कुल स्टॉप ही हो गए, क्योंकि आगे हमारे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। जो पेमेंट रिलीज होनी थी वो भी नहीं हुई। क्या लगा होगा उस टाइम पे यार कि 30 लाख रुपए महीने की सेल रुक गई, 2.5 लाख रुपए जो आ जाने थे वो रुक गए, अगले हफ्ते 10 लाख आने वो रुक गए, इन्वेंट्री यहीं की रखी है, जिस माल उठाया उसको भी पैसे देने। मतलब उस टाइम पे लगा कि यार कि क्या करूं, मतलब कुछ समझ उस टाइम पे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
बट उस टाइम की बात बताऊं तो हम लोग थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे कि अब हम क्या ही करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अगर हम बिज़नेस को दोबारा भी बनाना चाहें तो कैसे एकदम खड़ा कर देंगे। फिर उस टाइम पे फादर ने सपोर्ट किया था। फादर उस टाइम पे मेरे जो भी काम करते थे उन्होंने मुझे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट दोबारा दी 60-70 हज़ार रुपये की, कि आप इससे दोबारा स्टार्ट करो, कोई नहीं, ज़िंदगी में ये चलता रहता है, लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है, बट आप इसे छोड़ो मत, इसको आगे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो यहाँ से दोबारा। जब जाके हमने 2020 में फिर हमने मीशो पे स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो से। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फादर से ना बहुत डिटैच रहते हैं, मतलब ऐसे रहता है कि यार मेरे जो फादर है वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे को देखते नहीं, ऐसे गुस्से में देखते रहते हैं, कहीं प्यार नहीं करते। और आई फेल्ट कि ही इज़ ऑल्सो अ मैन, मतलब वो सामने रोएगा नहीं, दर्द नहीं दिखाएगा, बिल्कुल। माँ की तरह प्यार नहीं करेगा, चुप खाएगा नहीं, कहीं रोएगा तो ऐसे पूछेगा नहीं वो, क्योंकि वो आदमी ना कठोर बना हुआ है बचपन से, वो सह सह के इतना कठोर बन गया कि वो तब आएगा जब आपकी बिल्कुल फटी हुई होगी, जब आपको कोई नहीं पूछे वाला ना, तब वो आएगा आपको बचाने के लिए, और वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा कि अगर कुछ भी होगा तो पहले मैं खड़ा हूँ, पहले मैं सहूंगा, फिर मेरा बेटा सहेगा। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम जिस तरीके से हम टूटे हुए थे, अगर वो भी हमारे साथ वैसे ही रिएक्ट करते या टूट जाते तो शायद हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बट जो हमें स्ट्रांग बनाया उन्होंने ही बनाया, और आगे के लिए चलने के लिए, मतलब गिव अप करने के लिए भी उन्होंने मना करा। इवन कि उन्होंने अपनी जो भी कमाई, जो कमा के रखा हुआ था, शायद कई सालों से रखा होगा, क्योंकि 60-70 हज़ार रुपये उस टाइम उनके लिए काफ़ी वो थे, क्योंकि वो भी जॉब ही करते थे किसी के यहाँ पे, कोई बिजनेसमैन तो नहीं थे, बट उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया हमें स्ट्रांग बनाने में, क्योंकि अगर वो टूट जाते तो शायद हम यहाँ तक नहीं आते। तो उस टाइम पे वो 60,000 रुपये क्या लगता है कि मतलब कितनी बड़ी वैल्यू थी वो 60,000 उस रुपये? टाइम पे 60,000 रुपये की हमारे लिए तो बहुत वैल्यू थी। मतलब आज के टाइम अगर सोचा तो मैं अगर खुद बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम 4-5 लाख की वैल्यू थी उन 60,000 रुपये। मतलब मैं कहता हूँ 4-5 लाख क्या है, वो 50-60 लाख से बड़ी है, क्योंकि एक तो पैसा, हाँ, क्योंकि वहाँ ऊपर से सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट कि बेटा कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, और ये धंधा है। सपोर्ट अगर देखोगे तो वो तो मेरे लिए, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी बड़ी सपोर्ट थी। उसके लिए तो पैसे मायने नहीं रखते बिल्कुल, वो सपोर्ट बहुत बड़ी थी। क्योंकि पैसा आप किसी को दे दो, अगर आप पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा, अगर नेगेटिव कुछ कमेंट्स मिलने तो शायद आपका भी नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद आप आगे ना बढ़ पाओ। पर वहाँ जो पैसे के साथ साथ जो सपोर्ट मिली उसकी तो कोई मतलब किसी से भी तुलना नहीं है। सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब वो सपोर्ट, वो इमोशन की, मतलब चल लॉस हो रहा है बट उसके बाद भी कि बेटा ये चलता रहेगा, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, हाँ, बट ये पार्ट्स ऑफ तू हार मत, हाँ मैं खड़ा हूँ पीछे तेरे, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, तू कर और 60,000 रुपये अलग से ले, कोई बात नहीं, मैं खुद को झेल लूंगा, खुद सह लूंगा, बट तू खड़ा रहे, तू लड़ाई कर, लड़ता रहे, और ये 60,000 नहीं, आगे तुझे जरूरत पड़ेगी मैं और दूंगा। अच्छा, ये भी कहा? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि तू करता रहे, टेंशन मत लो, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और बिजनेस नाम ही रिस्क का है, बिना रिस्क के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। और एक बारी अगर फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हर बारी फेल हो गए, आगे आपको और भी मौका देगी ज़िंदगी, पर आपको वहाँ पे हारना नहीं है। मेरे घर वालों ने सिखाया कोई बात नहीं, यहाँ पे फेल हो गए, आपकी कोई गलती नहीं थी, वेबसाइट बंद हुई, आपका कोई भी उसमें कोई वो ग्लिच नहीं था, जो भी हुआ वो एक गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट की वजह से हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो अच्छा, क्योंकि हमने वहाँ पे उनको करके दिखाया था, 2 साल के अंदर उनको ये समझ में आ गया था कि अगर 10,000 से 10 लाख पे जा सकते हैं तो आगे 70,000 से 70 लाख बना सकते हैं। इतना मोटिवेशन तो उनको मिल चुका, कर दिया था आपने अपने हाँ, 2 साल के अंदर हम ये प्रूफ कर चुके थे, तो वो हमारे साथ बिल्कुल खड़े हुए थे। अभी आपका ब्रांड बहुत यंग है, बिल्कुल जी। तो एक यंग ब्रांड के फाउंडर होने का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है? सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही है कि सबसे पहले तो अगर बताना चाहूँ ब्रांड के बारे में, जो नए ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, ना ही कोई फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, ना कोई मार्केट प्लेस सपोर्ट करती है, नए ब्रांड को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनके सामने मतलब जा के खटका के दिखाना पड़ता है कि भाई आज आप मेरे साथ मतलब वर्क करो, स्टार्ट करो, आगे इसको हम बेटर कर लेंगे, बेटर मतलब बड़ा बना लेंगे, क्योंकि आगे का तो किसी को नहीं पता, आगे जाके बड़ा होगा कि बंद होगा ये तो किसी को नहीं पता, पर स्टार्टिंग में तो काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता। आपका आज तक का सबसे बड़ा लॉस या लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन क्या था, और उसने आपको क्या सिखाया? मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा लॉस या गलत डिसीजन था, अगर मैं आपको बताऊं, अभी 2 साल पहले फ्लिपकार्ट पे मैं सेल करता था, तो फ्लिपकार्ट पे जब मिनिमम क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन आया था, वहाँ पे मेरा जो एक बैग था वो मिनिमम 2 क्वांटिटी में जा रहा था, तो उसमें हो क्या रहा था मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से 2 में जाएगा, बट वहाँ से वो 2 अलग अलग कस्टमर रिटर्न में पार्सल बन के आएंगे। वहाँ पे होता क्या था कि मैं एक बैग में एक कस्टमर को 2 बैग यहाँ से दे रहा हूँ, बट वहाँ से जब कस्टमर रिटर्न आता था वो 2 अलग अलग पैकेज में आता था। अगर 160 लग रहे हैं तो वहाँ मुझे रिटर्न के चार्जेस ही 320 रुपये देने हैं, और जहाँ मार्जिन ही 50 रुपये का है,
तो वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ था, जिसका मुझे लगभग 1 हफ्ते में पता लग गया था। कम से कम 7-8 लाख का लॉस हो गया था हफ्ते भर में ही। ओ तेरे की 7-8 लाख रुपए का 7-8 लाख लॉस। का लॉस हो गया था। तो मतलब एक ऑर्डर में 2 यूनिट भेजी, हाँ आपने 50 रुपए का मार्जिन रखा कि चल मेरा ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बट उसमें अगर 160 रुपए पूरे ऑर्डर के रिटर्न थे, वो 160 रुपए यूनिट के रिटर्न लगने लगे, तो 2 यूनिट पे आपने 320 रुपए का लॉस करा। हाँ हाँ रिटर्न बिल्कुल। में। मेरी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि जैसे मेरे पास से ये एक बैग में जा रहा है तो उधर से भी एक में आएगा, पर वहाँ से वो 2 अलग अलग पार्सल बन के आ रहे थे कस्टमर रिटर्न में, तो उनके जो चार्जेस थे वो अलग अलग, फॉरवर्ड शिपिंग और रिटर्न शिपिंग मिला के वो इतना हो जा रहा था तो कि बस अगर 2 की जगह किसी ने 5 ऑर्डर करे तो ये तो उस पे जो क्वांटिटी की जो हमने वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, वो मिनिमम क्वांटिटी 2 ही कर सकता था एक कस्टमर एक बार में। और मैक्सिमम कोई 2 की जगह 5 ऑर्डर कर दे तो अगर 2 की जगह वो 5 ऑर्डर वहाँ पे कर ही नहीं सकता, वो करेगा तो फिर सेपरेट उसको दूसरा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम ऑर्डर वहाँ पे, हाँ मिनिमम भी 2 थी, मैक्सिमम भी 2 थी। हाँ मैक्सिमम भी 2 ही थी। तो एक हफ्ते में 7-8 लाख रुपए का लॉस हो गया। हाँ एक हफ्ते में 7-8 लाख क्योंकि का। वहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे एक दिन में, मतलब एक प्रोडक्ट के 300-400 ऑर्डर, और 300-400 ऑर्डर का मतलब डबल कर लो आप उसे, क्योंकि 800 क्वांटिटी 2 थी। हाँ 800 एक हफ्ते में 7-8 लाख का। जी बिल्कुल। और अगर नहीं देखते तो और नहीं देखते तो शायद वो कहाँ तक जाता शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यही चीज है कि जो लोग लॉस करते हैं वो देखते ही नहीं, वो देखते ही नहीं है कि रिकंसिलेशन में अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बस बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। उनकी क्या है, बस एक साइकिल चलती रहती है, इधर से पेमेंट आ रही है उधर जा रही है, उनको मतलब ये नहीं देखना कि एक्चुअल में कहाँ से लॉस हो रहा है या फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट से फ़ायदा, इससे नुकसान है, ताकि आप गलत प्रोडक्ट को बंद भी कर सको। तो क्या लगा उस टाइम पे यार, 7-8 लाख का लॉस हो गया, मतलब एकदम ऐसे सदमा तो लगा होगा यार कि सदमा लगा। 8 लाख तो बड़ा अमाउंट है। हाँ सपोर्ट, फ्लिपकार्ट के सपोर्ट पे ही बात करी, बट वहाँ से कोई बात नहीं बनी, तो फिर उसे वहीं पे ही बंद करके उसको वही जो नॉर्मली एक क्वांटिटी में जाता है बस वैसे स्टार्ट कर दिया। मतलब ठीक है, मतलब जिंदगी में घाटे बहुत खाए। हाँ। क्लब फैक्ट्री बंद हो गया, 8 लाख रुपए का एक हफ्ते में लॉस हो गया, बट उसके बाद भी रुके नहीं। नहीं रुके नहीं, रुकना तो नहीं था सर। मतलब वो जिगरा लेकर आए थे यार कि बिल्कुल मतलब लेकर आए थे, आया हूँ धंधा करने जाऊँ, धंधा करने आया, और धंधा करने धंधे में आया तो मुझे मतलब पहले से एक माइंडसेट करा गया था, धंधे में तो लॉस होना ही होना है, बिना लॉस के धंधा हो ही नहीं तो सकता। शुरुआत मतलब पहले ही था कि लॉस तो होगा ही होगा, प्रॉफिट होगा तो किस्मत है, बट लॉस तो होगा। तो सर 2 ही है, 2 ही पहलू हैं, लॉस या प्रॉफिट। ये तो सिंपल पता है कि आज प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस हो सकता है, चांसेस हैं, मतलब 100% नहीं है तो 1% चांस हो कि लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को झेलने के लिए हम पहले से रेडी थे। और नजर पैनी रखो, और नज़र पैनी रखो, सबसे ज़्यादा पैनल पे नज़र पैनी रखो, ताकि जैसी घाटा हो तो पता चल जाता कि पता चल जाए नुकसान आपको। बड़ा ना हो जाए। हाँ नुकसान अब ये 8 लाख का 80 लाख भी हो सकता था, बट हमने उसे वहाँ पे स्टॉप कर दिया। अभी शुरुआत में जैसे आपके ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो उस फेस में किसी सेलर को क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में अगर किसी के ऑर्डर नहीं आ रहे तो सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट को देखे। स्टार्टिंग में जब आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो सबसे पहले तो उसके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के या फिर अच्छे होने चाहिए, और जो वो लिस्टिंग कर रहा है उसकी लिस्टिंग काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कैटलॉग होना चाहिए, ताकि कस्टमर उसकी तरफ थोड़ा सा मतलब अट्रैक्ट हो। और प्राइसिंग जो है, स्टार्टिंग में प्राइस जो कस्टमर होते हैं, कई सारे कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस रखते हैं कि मतलब मैं बहुत मोटा मार्जिन कमाऊंगा, तो वो प्राइस रॉन्ग रख देते हैं। आपको जो प्राइस है वो आप मार्केट प्लेस के हिसाब से रख सकते हो। अगर आप मीशो पे कर रहे हो तो आप ऑर्डर्स तो ज़्यादा ला सकते हो, पर बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन पे काम नहीं कर सकते। अगर अमेज़ोन पे कर रहे हो तो ऑर्डर्स कम रहेंगे और आप वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रख सकते हो। मिंत्रा पे अगर आप पहुँच गए हो तो मिंत्रा पे आप और ज़्यादा मार्जिन ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में बंदे को पता ही नहीं होता मुझे प्राइस कम कहाँ रखना है और ज़्यादा कहाँ रखना है, वो इक्वली रख देता है या फिर बहुत ज़्यादा रख देता है ज़्यादा मार्जिन की वजह से। तो प्राइस से खेलो कि अमेज़न पे अमेज़न के हिसाब से, फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट के हिसाब से, मीशो पे मीशो के हिसाब से, और लिस्टिंग में थोड़े बहुत उधेड़-बुन करता रहे। हाँ बिल्कुल, जो कर सकता है। टाइटल स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग एक लिस्टिंग कर दी है, उसका वेट कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट लिया है, एक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी लिया, आपको ये नहीं करना। आप एक मत लाओ, आप 10 लेकर आओ, क्वांटिटी कम रखो पर वैरायटी ज़्यादा रखो। अगर आपकी सिंपल सी बात है, शॉप है, उस शॉप पे कोई एक ही आइटम है तो कस्टमर बाहर से देख के चला जाएगा, वो शायद आपकी शॉप पे एंट्री नहीं होगा। बट वहाँ पे अगर 10 प्रोडक्ट रखे हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है अंदर आएगा, वो 10 देखेगा तो हो सकता है उसे एक पसंद आ जाए और वो ले लेगा। वैरायटी रखनी पड़ेगी आपको। मेक सेंस। इवन आई एम नोटिंग दिस इनसाइड माय नोटबुक कि भाई मल्टीपल प्रोडक्ट की वेरिएशंस, मल्टीपल वैरायटीज, और लिस्टिंग करते रहो, ऑप्टिमाइज करते रहो। हाँ लिस्टिंग करते रहो, डिग एंड डाइव करते रहो कि आप कैसे और क्या क्या लिस्टिंग कर सकते हो, क्या क्या कीवर्ड्स डाल सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज गुड टू गो। मतलब पेशेंस रखो और स्ट्रगल करते रहो, अपनी लिस्टिंग्स में कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, और आप ये देखते रहो कि आप दूसरों से कैसे इसको अलग दिखाओगे। अगर आपकी लिस्टिंग दूसरों से मैच भी कर रही है तो आप उसके इमेजेस वगैरह चेंज करके, बैकग्राउंड चेंज करके, अलग एंगल्स में शूट करके उसको मतलब आगे करते रहो, रुको मत आप।
आप उसके भरोसे मत रखो कि मैंने लिस्टिंग कर दी और सेल आ जाएगी अपने आप। अभी अपने जालिका ब्रांड को अगले 3 साल में कहाँ देखना चाहते हो? अगले 3 साल में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जालिका ब्रांड है इसको कम से कम 100 करोड़ तक लेके जाऊँ। इसकी जो वेबसाइट, जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है zalika.com, उसकी सेल मतलब कम से कम 100 करोड़ तक तो पहुँचे। 100 करोड़? जी, 100 करोड़। सही चीज़ है यार, मतलब 100 करोड़ की सेल। जी, इसके लिए भी कोई रोड मैप बनाया कि अगर जैसे 100 करोड़ पहुंचना है तो मुझे यार ये चीज़ें करनी है और हर साल मैं ऐसा करूंगा और मैं इसको 100 करोड़ लेके जाऊंगा किसी भी हाल में। मतलब ऐसे कुछ ऐसे स्पार्क, मतलब कुछ प्लान, कुछ रोड मैप कुछ बनाया है? हाँ, इसका हमने पूरा रोड मैप बना रखा है। इसके ऊपर ब्रांड के ऊपर हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। एक ब्रांड के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए हम सारी, जैसे हमारी बैग की कैटेगरी है तो हर एक चीज़ को हम अपने ब्रांड में, जो कि हमारा जो जालिका ब्रांड है, उसकी जितनी भी एसेसरीज है, उसका फैब्रिक है, हर चीज़ को हम बनवा रहे हैं। अभी हमारी उसी की तैयारी चल रही है और अगले 3 साल में हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उसको वहाँ तक ले जाएँ। जो भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लेडीज़ बैग में ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है, उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर ई-कॉमर्स में लेडीज़ बैग्स में करना चाहते हो, उसे यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करो, और स्टार्ट आप करोगे तो आप स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो मत फंसो, क्योंकि अगर आप उसमें फंसते रहोगे तो फिर आप ऑनलाइन को टाइम नहीं दे पाओगे। सबसे पहले आप किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ो या फिर किसी ट्रेडर को पकड़ो जहाँ से आपको सोर्सिंग मतलब बहुत आसान हो जाए। फिर आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन पर टाइम दो आप, और वहाँ से स्टार्ट करो आप। मतलब ऐसे समझे तो कि ट्रेडिंग कर लो किसी भी मैन्युफैक्चरर हाँ, या बिल्कुल बड़े होलसेलर को उठा के बड़े होलसेलर को उठा लो, उससे आप ट्रेडिंग करो, कुछ बैग लेकर आओ। हाँ। और ऑनलाइन लिस्ट कर दो, देखो कि सेल कैसे ला सकता हूँ, कितनी तरह की वैरायटी ला सकता हूँ, हाँ। क्या क्या इमेजेस में चेंजेस कर सकता हूँ, कैसे रिव्यू रेटिंग ला सकता हूँ, कैसे टाइटल में चेंज कर दूँ, मल्टीपल लिस्टिंग्स कर दूँ उसी प्रोडक्ट की मल्टीपल टाइम्स, और देखो कि कब ऐड चलाने कब नहीं चलाने। मतलब पोर्टल पे पूरा ध्यान दे दे। टोटल पूरा का पूरा उसे पोर्टल पे ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में सोर्सिंग पे उतना मतलब बनवाने पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बनवाने के उसमें फंस जाओगे तो शायद आप वहाँ पे कम टाइम दे पाओगे, और बनवाने की इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, मशीनरी आपको लगानी पड़ेगी। तो सबसे बेटर यही है कि आप किसी बड़े होलसेलर पे या किसी मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाओ, वहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करो। आप सारा का सारा अपना टाइम अपने पैनल्स पे दो, लिस्टिंग्स पे दो, लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज़ करो, उस पर एड्स कब कब चलानी है, डेली बेसिस पे ऐड मत चलाओ, यही सारी चीज़ें आप देखते रहो। और अगर उनके पास सिर्फ 15 से 20 हज़ार है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपके पास सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये हैं तो पहले स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप किसी भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को पकड़ो। वहाँ पे जो आप प्रोडक्ट जो भी बाय करोगे, जो भी आप इन्वेंट्री लोगे, वो सिर्फ आप 4 से 5 हज़ार की लो, बाकी बैकअप के लिए रखो। क्योंकि जितना भी स्टॉक आप लोगे उसमें भी आप एक वैरायटी मत लो, उसमें भी आप वैरायटी कर दो, 5-6 वैरायटी कर दो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका कौन सा प्रोडक्ट हिट होने वाला है, कौन सा फेल हो जाएगा। फिर जब आपका जो प्रोडक्ट हिट होता है उसकी आप क्वांटिटी उठा लो, जो आपने बैकअप के लिए पैसे रखे हैं, उसको फिर आप लाके उसके साथ फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते जाओगे। अगर मैं आपके हाथ में 10,000 रुपये दूँ तो इससे बैग का बिजनेस कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैं 10,000 रुपये लेने के बाद सबसे पहले मैं किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर को या किसी बड़े होलसेलर को पकड़ूंगा, जहाँ से मैं इन 10,000 में से सिर्फ लगभग 20-30% की जो इन्वेंट्री है मैं वो बाय करूँगा, लगभग 2-3 हज़ार की। और उसके बाद मैं लाने के बाद उसको लिस्ट करूँगा मार्केट प्लेस पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, और जिस प्लेटफॉर्म पे और जिस वैरायटी या जिस एसक्यू में मुझे रिस्पांस मिलेगा, फिर बचे हुए पैसों से मैं उसकी आगे और इन्वेंट्री लेकर आऊँगा और धीरे धीरे उन्हीं पैसों से ग्रो करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे होगा, पर हो जाएगा। अभी ई कॉमर्स में बहुत सारे लोगों की सेल आ रही है, लाखों करोड़ों रुपए की सेल आ रही है, बट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस ये नहीं पता, तो क्या करें वो लोग? सबसे पहले तो उनको बीच बीच में रिकन्सिलेशन करते रहना चाहिए, अपने पैनल्स पे देखते रहना चाहिए कि जो मैं जिस प्राइस रेंज में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ से जो प्रॉफिट मिल रहा है, या खाली जो जितनी कॉस्टिंग में लगा रहा हूँ खाली उतने मेरे अकाउंट में आ रहा हूँ, खाली मैं अपनी साइकिल घुमाता जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अपने रिकन्सिलेशन नहीं करी, आप रिकन्सिलेशन नहीं करोगे बीच में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ कि लॉस में जा रहा हूँ। तो बीच बीच में आपको पैनल्स देखते रहना चाहिए, जितनी भी आपको सेटलमेंट आ रही है उसको ब्रीफिंग से देखना चाहिए कि मेरी कॉस्टिंग क्या है, मेरे खर्चे कितने हैं, मैंने एड्स पे कितना स्पेंड किया है, मुझे रिटर्न्स पे कितना लग रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते रहोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है पता रहेगा। खाली सेल पे ध्यान नहीं देना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल पे कि मुझे 2,000 ऑर्डर चाहिए दिन के, 3,000, वो सिर्फ और सिर्फ सेल पे ध्यान देते हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप सेल के साथ आप ये भी तो देखोगे कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आप रिकन्सिलेशन करते रहो।
सेल्स बढ़ाने की 3 सीक्रेट जो 90% सेलर इग्नोर करते हैं। सेल्स बढ़ाने की सबसे पहली टेक्निक तो जो है वो तो ट्रेंड फॉलो करके भी आप सेल्स अपनी बढ़ा सकते हो। सबसे पहला ट्रेंड्स के साथ चल के आप अपनी सेल को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मार्केट प्लेस पे जो भी प्रोडक्ट ट्रेंड में होता है उसको व्यूज़ अक्सर देखा है मैंने ज़्यादा मतलब मिलते हैं और उस पर सेल भी आ जाती है, उस पर मार्जिन थोड़ा कम रहता है। दूसरी टेक्निक आपकी ये रहेगी कि आप अपनी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में भी सेल कर रहे हो आप कुछ ना कुछ नया लाते रहो कस्टमर्स के लिए, ताकि वो आपके पुराने प्रोडक्ट से बोर अगर हो चुका हो तो वो कुछ नया भी बाय करे। तीसरी जो आपकी ट्रिक रहेगी वो रहेगी एड्स। थोड़ी बहुत बीच में एड्स भी चलाते रहो जिससे कि आपकी जो शॉप है उस शॉप की विजिबिलिटी बनी रहे प्लेटफॉर्म पे। ऐसा ना हो कि आप सारा का सारा ऑर्गेनिक पे अगर डिपेंड हो तो धीरे धीरे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो एड्स चला के आपसे ऊपर निकल जाएं और आप वहीं के वहीं रह जाओ। बीच बीच में एड्स भी चलाते रहो थोड़ी बहुत। चौथा ये है कि हमें प्राइम कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहना चाहिए उसमें। और पांचवा ये है कि हमें मल्टीपल लिस्टिंग्स करनी है। जो हमारा जो फर्स्ट इमेज है उसकी बैकग्राउंड को चेंज कर करके दिन में हमें 10-15 लिस्टिंग करनी चाहिए। लिस्टिंग ऐसा नहीं, लिस्टिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए, लिस्टिंग करते रहोगे उसमें से कोई ना कोई 1-2 लिस्टिंग ऐसी चलेगी जो मतलब अच्छे आपकी बढ़िया सेल निकल जाएगी फिर उन 1-2 लिस्टिंग से ही, मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। रिटर्न्स कम करने की 3 क्या सीक्रेट है जो नए सेलर को पता होना चाहिए? रिटर्न्स के लिए सबसे पहले तो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका जो प्राइस है वो प्राइस रिजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के हाथ में जाके उसको वैल्यू फॉर मनी ना लगे। तो सबसे पहले तो आपका वो सही होना चाहिए। सेकंड थिंग, जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हो, लिस्टिंग में आपकी जो इमेजेस हैं उसमें कुछ इमेजेस रियलिस्टिक भी रखो। सारी की सारी क्रिएटिव ना रखो, सारी की सारी उतनी बढ़ा चढ़ा के ना रखो ताकि कस्टमर के हाथ में जाए तो उसे लगे यार हमने तो कुछ और ही देखा था, यहाँ तो कुछ और ही आ गया। तो उसमें कुछ आप रियलिस्टिक इमेजेस ऐड कर सकते हो। थर्ड, आप ये कर सकते हो कि जब भी आप कोई भी ऑर्डर अपना डिस्पैच कर रहे हो आप उसको आउटबाउंड क्यूसी करो। आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पैक होने से पहले आप उसको खुद से एक बार चेक करो या आपके जो भी एम्प्लॉय स्टाफ है उसे चेक करवाओ कि ऐसा तो नहीं कि कई सारे प्रोडक्ट में पहले से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है। तो अपने एंड से आप प्रोडक्ट सारा चेक करके ही भेजो, तो आई थिंक इससे रिटर्न रिड्यूस होगा। तो पहली जो आपकी रही प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 आपने बोला कि भाई प्रोडक्ट की जो इमेजेस है कुछ रियल इमेजेस भी डालो, वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाओ। बिल्कुल। पता चला कस्टमर कहे कि भाई मैंने तो मांगी थी दीपिका पादुकोण और मेरे हाथ में आ गई उर्फी जावेद। बिल्कुल। तीसरी आपने यहाँ पे कही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके डालो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो रिटर्न्स आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। एक छोटा सा रैपिड फायर करें ऐसे क्वेश्चन और आपको इंस्टेंट आंसर देना है। ओके। ऐसा सोच के नहीं देना और देखते हैं कि उससे लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। तो पहला ये है कि टोट बैग या स्लिंग बैग ज्यादा क्या बिकता है? स्लिंग बैग। स्लिंग बैग ज्यादा बिकता है। बिल्कुल। Amazon या मीशो कौन सा बेटर है? बिगिनर्स के लिए मीशो। मीशो। बिल्कुल। और COD या प्रीपेड? COD। खुद की मैन्युफैक्चरिंग करे या रेडीमेड खरीदे? स्टार्टिंग में रेडीमेड। स्टार्टिंग में रेडीमेड। बिल्कुल। मार्केट प्लेस या अपनी वेबसाइट? स्टार्टिंग में मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में कहाँ पे पहले? मार्केट प्लेस में अगर आपके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो मीशो। 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 और हाई मार्जिन या हाई वॉल्यूम? स्टार्टिंग में हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम मतलब सेल पे ज्यादा फोकस सेल पे करें। ज़्यादा फोकस। एड्स या ऑर्गेनिक कंटेंट? दोनों, कुछ परसेंट ऐड और कुछ परसेंट ऑर्गेनिक। एक ब्रांड के लिए सबसे जरूरी चीज? एक ब्रांड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी क्वालिटी होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू। फेलियर से मिला को बड़ा सबक? सबसे बड़ा सबक मुझे ये मिला है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें आँख मीच के नहीं करना, आँख बंद करके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे 8 लाख का लॉस हुआ, तो वहाँ पे यही सीखने को मिला कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उस पर पूरा फोकस रखो, उसको एनालाइज करते रहो बीच बीच में। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे और आँख मीच के अगर काम करोगे तो आगे भी आपको उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब अगर जाली का ब्रांड नहीं होता तो शादान खान आज क्या कर रहा होता? आई थिंक अगर जाली का ब्रांड नहीं होता तो शादान खान किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, कोई एम्प्लॉय होता किसी कंपनी का। मतलब अगर मैं कहूँ तो जो आपने समझा है वो एंटरप्रेन्योरशिप समझी है कि लाइफ में कि हसल करनी है जी। और ग्रो करना है, हर दिन एक नया गड्ढा खोदना है जी। और उससे फिर अब पानी निकालना है और बिल्कुल। यही है हसल है। बिल्कुल। हसल सीखी है इस बिल्कुल। पूरे बिजनेस से अगर जो सीखी पूरे है। बिजनेस से। हाँ। लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी चीज जो आप चाहते थे कि काश कोई आपको शुरू में बता देता? आई थिंक 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद मुझे कोई पहले बता देता तो 2018 की जगह मैं उससे 2015 या 14 में स्टार्ट कर देता। तो आज जो मैं सपना देख रहा हूँ कि अगले 3 साल में मेरा जो ब्रांड है जाली का वो 100 करोड़ तक पहुँच जाए, तो शायद हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँच गया होता। तो अर्ली टू स्टार्ट। अर्ली टू स्टार्ट।
अगर पहले स्टार्ट करते तो कुछ अच्छा होगा। हाँ, तो शायद कुछ इससे भी बेटर होता आज। तो अभी जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? उनको मैं ये मोटिवेशन देना चाहूँगा कि अगर आप भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो और इसके अलावा भी अनदर जो पॉडकास्ट देखते हो या कोई रील देखते हो, तो आप सिर्फ रील देखने में या पॉडकास्ट देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप इससे कुछ सीखो और आगे बढ़ो। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। अगर आज टाइम वेस्ट करोगे तो ज़िंदगी भर फिर ऐसे ही रोते रहोगे। अगर स्टार्ट करना है तो फिर आज से और अभी से स्टार्ट करो। और अगर बीच में आप फेल हो जाते हो या लॉस होता है मेरी तरह आपका भी, तो आप बीच में आपको गिव अप नहीं करना, आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कुछ करना चाहता है। बिना कुछ करे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और बिजनेस का नाम ही रिस्क है। बिजनेस का नाम ही रिस्क है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट लर्निंग। जो भी लोग ये देख रहे हैं कि भाई अगर बिजनेस करने आ रहे हो तो सोच के चलना कि रिस्क है, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट दोनों के चांसेस तब ये है कि आपने ट्रेनिंग कितनी करी है, आपने उस पर रिसर्च कितनी करी है। अगर आप ज़्यादा टाइम अपना कुल्हाड़ी को मजबूत करने में लगाओगे और फिर पेड़ काटोगे तो एक बारी में कटेगा। और अगर आप सीधा कुल्हाड़ी को लेके मारना चालू करोगे तो क्या करोगे, अपनी एनर्जी को ट्रेन करोगे और हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो रिसर्च करो, R&D करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने आप को प्लान करो और फिर लॉन्च करो। थोड़ा बहुत लॉस होगा, कोई बात नहीं, हमने भी स्टार्ट करा था। 10 साल की मेरी जर्नी रही है, बहुत लोगों की जर्नी रही है, कितने फाउंडर से मीट कर चुके हैं, बहुत लोगों की जर्नी है। तो शुरू में लॉस तो होगा 100%, माइंडसेट बना के आना, बट प्लानिंग ऐसी करना कि लॉस इतना हो, इतना बड़ा ना हो, ताकि यहीं से उठ जाओ और कुछ लाइफ में बड़ा करो। सो सजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आई एम होपिंग कि जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत कुछ सीखने को मिले, एंड आई विश टू कंटिन्यू दिस जर्नी अहेड एंड टू एवरीवन जो भी लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।